बच्चे, हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है और क्यों पढ़ रहे हैं हम ये चैप्टर? कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जाएगी तो कैसे जाएगी ये पता करना, और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉस्ट को कंट्रोल या रिड्यूस कैसे करना है। ठीक है, नाउ हम अब क्या करेंगे, जो आपके पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी चैप्टर है आपकी बुक्स में, उसमें आ जाइए प्लीज, उसमें आ जाइए चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्टरी। हाँ जी बच्चे, अब थोड़ी सी ब्रीफ डिस्कशन कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी की होगी। हमने वेरी फर्स्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बड़ी सिंपल लैंग्वेज में समझी थी, बिकॉज कॉस्ट अकाउंटिंग हैज दी वर्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन जो आपने बचपन में सीखी, ठीक है, कि आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग, जो भी, एंड समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग दी क्या चीज, कॉस्ट डिटेल्स। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग में था, यहाँ पर कॉस्ट डिटेल्स। तो कॉस्ट को आइडेंटिफाई करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, वगैरह वगैरह, राइट। ऑब्जेक्टिव्स की बात भी कहीं ना कहीं आपको थोड़ी बहुत समझाती थी व्हेन वी डिस्कस्ड कि ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट क्यों करता है। ये सब्जेक्ट एग्जिस्ट इसलिए करता है बिकॉज फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन इटसेल्फ हैज सम लिमिटेशंस। ठीक है, जैसे कि वहां पर कुछ भी फोरकास्ट नहीं बन पा रहा था, वो फोरकास्ट यहाँ पर बनते हैं। लेट अस से जी, एक कंपनी ने अपना बिजनेस एक नया नया स्टार्ट करना है, ये तो बचपन के फंडामेंटल हमने सीखे हुए हैं कि वो अपने एस्टिमेटेड कॉस्ट प्लॉट करे और उसमें ऐड कर दे टारगेट प्रॉफिट टू अराइव एट अ टारगेट सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस सेट कैसे करना है, उसके लिए पहले आप एस्टिमेट करो आपके खर्चे क्या क्या होंगे, फिर खर्चों की नेचर फिक्स्ड है कि वेरिएबल है, वगैरह वगैरह। अच्छा, लेट अस से वी आर वर्किंग इन अ परफेक्ट कंपटीशन इकोनॉमी, ठीक है, जहां पर सेलिंग प्राइसेस मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रही है, हमारे हाथ में नहीं है। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट की, अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या कर रही है, वो तो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करवा रही है। एक एक प्रोडक्ट ए बी सी डी की इंडिविजुअल प्रॉफिटेबिलिटी वो कॉस्ट अकाउंटिंग बताएगी। तो ये आपके सामने चीजें लिखी हैं। एक चीज मैंने आपको बता दी, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन, ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। जब हम खर्चों को डिटेल में पढ़ेंगे, सोचो अब अभी आप लेबर चैप्टर पढ़ रहे हो, जब आप उसको डिटेल में पढ़ोगे तभी तो आपको आइडेंटिफाई होगा कि कहां पर वेस्टेजेस हो रही हैं या इनएफिशिएंसीज हो रही हैं। वर्कर काम करने में कम टाइम ले रहे हैं, ज्यादा टाइम ले रहे हैं। आपने लेबर टर्नओवर का टॉपिक पढ़ा जी। तो जब आपको यह पता है कि कंपनी का टर्नओवर हाई है, मतलब अल्टीमेटली कंपनी को रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी हाई पड़ रही है, उसको कैसे अवॉइड करना है वो सब आप सीखोगे, राइट। एंड देन अगेन, बिकॉज पूरे सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो जो भी मैनेजरियल लेवल डिसीजन है, लेट अस से एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है किसी पुराने को डिसकंटिन्यू करके, वो जब हमारे सामने सारी डिटेल्स होंगी तभी हम ऐसे डिसीजन ले पाएंगे। ठीक, नाउ बेसिक टर्मिनोलॉजी में अब एक बात आती है दैट एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अलग अलग कॉस्ट होते हैं, नंबर ऑफ कॉस्ट आइटम्स इज वेरी वेरी लार्ज। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास 100 150 तो अलग अलग खर्चे चल रहे होते हैं जी। अब इट मेक सेंस टू क्लासिफाई दोज कॉस्ट। क्लासिफिकेशन में भी क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया, जिसको हम बेसिस भी बोल देते हैं, वो भी अलग अलग हो सकते हैं। मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं जी, हम सभी के पास जो कपड़े हैं, कपड़ों को क्लासिफाई करने के लिए हम कलर वाइज क्लासिफिकेशन भी कर सकते हैं, हम समर विंटर भी कर सकते हैं, हम घर के कपड़े बाहर के कपड़े भी बोल सकते हैं। उन्हीं कपड़ों में हम ये बोल सकते हैं दिस इज टॉप एंड दिस इज बॉटम, राइट, ये सस्ता कपड़ा है, ये महंगा कपड़ा है। तो एक ही चीज को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस बन सकते हैं। ऐसे ही खर्चों को क्लासिफाई करने के बहुत सारे बेसिस बन सकते हैं जी। कुछ कुछ चीजें तो आपको पता ही है कि जी खर्चों को क्लासिफाई कर दो एज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। अब हम कुछ और क्राइटेरिया या कुछ और बेसिस भी समझने वाले हैं जी। हमारे सामने है, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड एज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन। पहले तो बताओ, क्या आप में से किसी की फैमिली में कोई फैक्ट्री सेटअप है जहां पर एक्चुअली कोई प्रोडक्ट बन रहा है? किसी के कुछ फैमिली में फैक्ट्री वगैरह नहीं? या कभी फैक्ट्री विजिट की हो, कोई फैक्ट्री विजिट की है? हाँ जी बच्चे, कहाँ की है, कौन सी फैक्ट्री? मेरे मामा की कपड़े की फैक्ट्री है, तो वो ट्रेंड होता है, फील जैसे होते हैं, वो देखते अच्छा, थ्रेड, वो, क्या बात है। और कोई, और कोई? इस फैक्ट्री हाँ जी, किसकी फैक्ट्री है, किस चीज की है? डोर क्लोज।
डोर क्लोजर्स की, अच्छा क्या बात है, जो तो बनता हुआ देखा है आपने कि मतलब, क्या बात है जी, क्या बात है। अब लेटर से हम यहीं पे क्लास में बैठे बैठे एक फैक्ट्री तो नहीं, एक प्रोडक्ट को बनता हुआ सीखेंगे। नाश्ता वास्ता सभी लोग करके आए हुए हैं, ठीक है। अभी आपके सामने रखते हैं एक चीज, एक सेकंड दीजिएगा। एक सेकेंड, एक सेकेंड। ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म करना, आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? जैम बनती हुई देखेंगे हम थोड़ी थोड़ी, ठीक है। आवाज शायद ना आए, वीडियो तो सबके सामने आई देगी। हाँ जी, क्यों, माहौल थोड़ी ना बनाना है, मूवी थोड़ी ना देखने आए हैं। थोड़ा थोड़ा सा ही तो आइडिया लेना है। 1 मिनट की है, 1.25 मिनट की भी नहीं है, चलो। चलो जी, जैम होगी तैयार। ओके। हाँ जी। अब ऐसा है, किसी किसी बैच में जैम मैन्युफैक्चरिंग, किसी किसी बैच में हम सामने शर्ट मैन्युफैक्चरिंग भी रख देते हैं। और वो शर्ट मैन्युफैक्चरिंग वाली वीडियो एक्चुअली बहुत लंबी है। और एक और है केचप मैन्युफैक्चरिंग वाली। उसमें ना वो बंदा स्टार्टिंग में बोलता है मैं आइसक्रीम के साथ केचप खाता हूँ। तो वो बड़ा डिस्कस्टिंग मुझे लगता है, इसलिए मैं वो सुनना नहीं चाहती हूँ प्रेफरेबली। बट व्हेन आई वाज अ किड, जो जैसे ये डिस्कवरी चैनल की वीडियो थी, तो जब आती थी ना हाउ इट्स मेड, मुझे बड़ा मजा आता था, पता नहीं क्यों। कोई लेना देना नहीं है मुझे उस चीज का, तो मुझे बड़ा मजा आता था कि चीजें कैसे बनती है। अभी भी फेसबुक वगैरह पे ऐसे कोई वीडियोस आ जाती है ना, तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा ऐसे साबुन बनता है, अच्छा ऐसे ये चीज बनती है। जो आपकी जो वो होती है ना, बर्फ वाली आइसक्रीम, वो बनती हुई देखोगे तो आप खाना छोड़ दोगे। तो ऐसे ऐसी कुछ कुछ चीजें भी बनाने का प्रोसेस सामने आता है। बट एनीवे, मेरी ये कोशिश रहती है, आई जस्ट वांट टू गेट एन इनसाइट इनटू हाउ थिंग्स आर मेड। और उसमें अब क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, तो खर्चे क्या क्या लग रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक चीज बताओ, आपने जैम बनती हुई देख ली, या कुछ चीजें सामने नहीं भी आई होंगी, स्टिल आपको क्या लगता है टू प्रोड्यूस अ बॉटल ऑफ जैम क्या क्या खर्चे पड़ रहे हैं जैम मैन्युफैक्चरर को? स्ट्रॉबेरी ऑब्वियसली, शुगर, लेमन, अच्छा जी, और लेबर, लेबर, मशीनरी, कौन सी मशीनरी दिखी हमें? अब मशीनरी अपने आप में कॉस्ट नहीं है, मशीनरी पर लगने वाली डेप्रिसिएशन। मशीनरी तो एक कैपिटलाइज कॉस्ट है, राइट। हम रेवेन्यू नेचर कॉस्ट की बात कर रहे हैं, जो डे टू डे के खर्चे होते हैं। अब बताइए, पैकेजिंग, आपने बोला कि कुकिंग गैस लगी थी, बिल्कुल ठीक है। लेबर हो गया जी, और कुछ, और कुछ जो एविडेंट नहीं था वीडियो से, अच्छा ये बताओ। हाँ जी, ट्रांसपोर्ट, कार्टन, वो पैकेजिंग में ही आ गया, कार्टन पैकेजिंग में ही आ गया। और कुछ, एडवर्टीजमेंट, बिल्कुल ठीक है। एडवर्टीजमेंट, एनीथिंग एल्स? हाँ जी, क्या चीज? सैलरी, सेलिंग, एडवर्टीजमेंट, सेलिंग एक्सपेंसेस, स्टोरेज, बिल्कुल ठीक बोला आपने, स्टोरेज। अभी भी कम बता रहे हो। इंश्योरेंस किस चीज का? बिल्डिंग का इंश्योरेंस, मशीनरी का इंश्योरेंस, हो सकता है, व्हाई नॉट। एनीथिंग, एनीथिंग? कुछ कुछ चीजें तो आप छोड़ ही रहे हो। यूटेंसिल्स। अब लैंड को लेकर भी क्या बात है कि रेंट,
अगर एक्सप्लिसिट रेंट किसी को पे किया या खुद की लैंड में तो उसका तो इम्प्लिसिट रेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वगैरह मान देते रेंट। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी, और किसी ने कुछ बोला था? इलेक्ट्रिसिटी। बिल्कुल, बहुत सारे खर्चे होते हैं जी। ठीक। नाउ जब इतने सारे खर्चे हैं तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस टू क्लासिफाई देम। और हमारे लिए सबसे पहले क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। नाउ मटेरियल कॉस्ट का मीनिंग पता है क्या होगा बच्चे? कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। नाउ मैं आपके सामने इसके दो एग्जाम्पल रख रही हूं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जैम। जैम बनाने के लिए टैंजिबल आइटम एक तो लगी थी जी स्ट्रॉबेरी, नहीं शुगर, लेमन, वो सब ठीक है। मैं एक और चीज बोलने वाली हूँ बेटा जी, स्टेशनरी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में थोड़ी बहुत स्टेशनरी तो लगती है ना। स्टेशनरी क्या है? टैंजिबल आइटम है, वो मटेरियल में आएगी। अगर किसी के मन में चल रहा है ये मटेरियल कैसे हो गया, प्लीज होल्ड। जिसको आप मटेरियल समझते आए हैं उसका पूरा नाम है डायरेक्ट मटेरियल बेटा जी। अदरवाइज देर इज समथिंग कॉल्ड इनडायरेक्ट मटेरियल ऑल्सो। तो स्टेशनरी है जी। सिंपली पहले तो बात करते हैं मटेरियल क्या होता है। मटेरियल मतलब कॉस्ट ऑफ टैंजिबल आइटम। छोड़ दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, छोड़ दो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, सिंपली। ठीक है जी। स्टेशनरी के अलावा ये लेटर से किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में झाड़ू पोछा लगता है, डस्टिंग होती है, इवन वो चीजें तक मटेरियल में आ जाए। ठीक। ओके। लेबर की बात करते हैं जी। इसकी डेफिनेशन है कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। कॉस्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट। हमको वीडियो में कुछ हाथ दिखाई दिए थे, इंसान के हाथ थे, एलियन के हाथ तो थे नहीं। तो वो जो इंसान है उसको कुछ ना कुछ वेजेस पे करनी है। तो वो इंसान क्या बन गया? उसको वेजेस जो बन गई क्या बन गई? लेबर कॉस्ट जी। अब ऐसे भी कुछ इंसान होते हैं जो कि वीडियो में नहीं दिखाई दिए थे, जो कि जाम बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो गए, फिर भी कंपनी ने हायर किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री का सिक्योरिटी गार्ड, स्वीपर, अकाउंटेंट, सेल्समैन, कोई भी ऑफिस बॉय, कुछ भी हो सकता है। सो एनी काइंड ऑफ ह्यूमन दैट हैज बीन एम्प्लॉयड, उसको जो भी वेजेस जा रही है दैट विल बी लेबर कॉस्ट। अब एग्जाम्पल में एक बारी के लिए लिख लीजिए। लेटर से हमारे पास जो जाम बनाने वाला शेफ था, मान लो एक शेफ था, ठीक। अपार्ट फ्रॉम दैट एक बार ही लिख लीजिए सिक्योरिटी गार्ड। सिक्योरिटी गार्ड। ओके जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस मतलब वो खर्चा जो कंपनी इनकर कर रही है, बट उसको मटेरियल कॉस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि वो टैंजिबल आइटम की कॉस्ट नहीं है। उसको हम लेबर कॉस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि ह्यूमन एफर्ट की कॉस्ट नहीं है। स्टिल वो रेजिडुअल कैटेगरी ऑफ कॉस्ट है, तो उसको हम बोल देते हैं रेजिडुअल कॉस्ट। वो खर्चा जो ना मटेरियल कॉस्ट ना लेबर कॉस्ट, वो एक्सपेंसेस बोल दिया जाएगा। वो एक्सपेंसेस बोल दिया जाएगा। आपने मुझे बताया था जी मैम रेंट और डेप्रिसिएशन या इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सब आ जाएगा। एक और मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल यहां पर रखना चाहूंगी बेटा, रॉयल्टी। ना रॉयल्टी में लेटर से हमने किसी की कोई सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल किया है या किसी के ब्रांड नेम वगैरह का इस्तेमाल किया है, तो हमने उनको अगर रॉयल्टी पे करनी पड़ेगी, दैट इज ऑल्सो एन एक्सपेंस। ठीक। और मैंने दूसरा एग्जाम्पल यहां पर रख लिया रेंट का। सो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स आपने कॉस्ट की तीन क्लासिफिकेशन सीखी, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। बताइए तीनों की डेफिनेशन क्लियर है? ठीक है जी। नाउ इस क्लासिफिकेशन को फर्दर एक्सपैंड करते हुए अब आता है नेक्स्ट क्राइटेरिया या नेक्स्ट बेसिस, जिसका नाम है ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। ये फिर भी बड़ा फैंसी सा वर्ड है, ट्रेसेबिलिटी टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। सिंपल लैंग्वेज में अभी के लिए कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब या एग्जाम्पल मन में बिठाए कि जैम या मेरा फिनिश गुड क्या बन रहा है, जैम। वैसे कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब फिनिश गुड नहीं होता, इट कुड बी एनीथिंग, बट अभी के लिए सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए फिनिश गुड मन में बिठाए कि हमारे जैम को लेकर बात है। अब जैम को खर्चा क्लियर कट डायरेक्टली ट्रेसेबल है कि नहीं है, तो उसको लेकर बात होगी। उस हिसाब से मटेरियल को हम क्लासिफाई करते हैं एज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल को क्लासिफाई कीजिए एज डायरेक्ट मटेरियल एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। ऐसे ही लेबर को क्लासिफाई कीजिए एज डायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट लेबर।
ऐसे ही एक्सपेंस को क्लासिफाई कीजिए एज डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। हाँ जी। अब डेफिनेशंस आपके पास इसी बुक में बिल्कुल नेक्स्ट पेज पर है, बट डेफिनेशंस पर अभी ना जाइए, अभी सुन लीजिए बेटा जी। डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन क्या? वो मटेरियल जो सिंपली फिनिश गुड का हिस्सा बन रहा है। अब कोई और मटेरियल जो कि मटेरियल तो है, टैंजिबल आइटम तो है, बट वो फिनिश गुड का हिस्सा नहीं बन रहा, तो वो बन जाएगा इनडायरेक्ट मटेरियल। अब मुझे बताओ कि जाम को लेकर डायरेक्ट मटेरियल क्या? स्ट्रॉबेरी। स्टेशनरी को तो नहीं बोलोगे ना, जाम खाते खाते पेंसिल मुंह में आ गई, नहीं आएगी ऑब्वियसली। तो स्टेशनरी क्या है? इनडायरेक्ट। और स्ट्रॉबेरी क्या है? डायरेक्ट। ठीक हो गया जी। तो जो मटेरियल फिनिश गुड का हिस्सा बन रहा है वो डायरेक्ट, उसके अलावा बाकी सारा मटेरियल इनडायरेक्ट। ऑलराइट, नाउ लेबर की बात करते हैं। जो इंसान, जो ह्यूमंस फिनिश गुड बनाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो डायरेक्ट लेबर है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है वो इनडायरेक्ट। तो बताओ, शेफ और सिक्योरिटी गार्ड में कौन सी चीज कहाँ? शेफ डायरेक्ट है और सिक्योरिटी गार्ड इनडायरेक्ट है। अब ना डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस बड़ा केयरफुली समझना है, इसमें कंफ्यूजन होती है जी। एक वर्ड यहां पर आ जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस को लेकर, स्पेशली या स्पेसिफिक। कहने का मतलब, आप प्रोडक्ट बदल दो, वो खर्चा नहीं होने वाला, तो वो स्पेशल कॉस्ट बन गया। जैसे कि अभी हम लेटर से ईयर 1 में जैम बना रहे हैं और किसी की सीक्रेट रेसिपी का इस्तेमाल है, इसलिए जा रही है रॉयल्टी। मैंने उसी फैक्ट्री स्पेस में नेक्स्ट ईयर में जैम बनाना बंद कर दिया और लेटर से मैं आ गई हूं चिप्स मैन्युफैक्चरिंग में, जिसकी ये किस नॉर्मल रेसिपी है, ठीक है, किसी को रॉयल्टी नहीं देनी। तो अब क्या रॉयल्टी को लेकर पहचान क्या आ गई? इट इज अ स्पेशल आइटम, हेंस इट्स अ डायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या? उसका नाम आ जाता है जनरल। जहां डायरेक्ट एक्सपेंस का नाम आ रहा है स्पेशल, इनडायरेक्ट का नाम आ जाएगा जनरल। जनरल का मतलब कि यार प्रोडक्ट बदल दो, ये खर्चा तो वैसे ही हर जगह देखने को मिलता है। मुझे बताओ, रेंट हर किसी को देना है, किसी भी तरीके की ऑर्गेनाइजेशन है उसको रेंट तो लगना ही लगना है जी। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट तो जैसी चीजें होती ही होती हैं जी। तो ऐसी आइटम्स बन जाती हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो आप अगर कल को प्रोडक्ट बनाना छोड़ दो, वो खर्चा भी आपका जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब वो स्पेशल कॉस्ट है, मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। तो यहां पर आपके पास आ गया जी रॉयल्टी, और रेंट हो गया आपके पास इनडायरेक्ट एक्सपेंस। बताइए जी, अब ये सब क्लासिफिकेशन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, तीनों एलिमेंट्स की, मटेरियल लेबर एक्सपेंस, क्लियर है सभी को? नेक्स्ट पेज पर इनकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको मिल जाएंगी, घर जाकर पढ़ लीजिएगा। नाउ समटाइम्स डेफिनेशन को लेकर ये भी बात बोली जाती है। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूं कि जैसे मैंने आपको डायरेक्ट मटेरियल की डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या बताई, कि जो मटेरियल फिनिश गुड का हिस्सा बन रहा है। बट बुक में ऐसी लैंग्वेज आ जाती है कि इफ द मटेरियल कॉस्ट इज एट्रीब्यूटेबल और ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट जैम, तो वो डायरेक्ट बन जाएगा। मतलब आप ये पहचान पा रहे हैं, ट्रेस कर पा रहे हैं कि अच्छा जैम बन रही है तभी स्ट्रॉबेरी की कॉस्ट हो रही है। अच्छा, अच्छा हमने 10 बॉटल्स जैम बनाई तो लेटर से आई हैड टू परचेज और आई हैड टू कंज्यूम 1 kg स्ट्रॉबेरी। अच्छा, वो क्लियर कट इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, तो वो डायरेक्ट कॉस्ट बन गया जी। अब आप जैम बन रही है उसको देखकर कैसे पहचान सकते हो? अच्छा, स्टेशनरी का खर्चा, ओ जैम बन रही है, स्टेशनरी देख के पता चलता है कि हमारे पास जैम बन रही है। या कहीं पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है, आपको पता चलता है अंदर जैम बन रही है? जी नहीं। तो सीधी सी बात है, जो खर्चा ट्रेसेबल है, वी कैन ट्रेस इट बैक टू द प्रोडक्ट जैम, तो वो डायरेक्ट बन गया। और जिसको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं वो एक जनरल खर्चा बन गया, मतलब इनडायरेक्ट बन गया। तो इस तरीके की डेफिनेशन चलती है, बट अंडरस्टैंडिंग के लिए जो मैंने आपको बताया वैसे समझ लेंगे, वो ठीक रहेगा। नाउ अब आप ये देखिए कि हमारे पास ना सभी डायरेक्ट खर्चों को आप मिला दो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको हम बोलते ही हैं कि ये मेन खर्चा है। ठीक है, मेन वर्ड का ही एक सिनोनिम है
प्राइम, प्राइम का मतलब ही होता है मेन। तो नेक्स्ट पेज पर जाइए, आपके पास दो बॉक्सेस है। टॉप वाले बॉक्स में लिखिएगा, टॉप वाले बॉक्स में लिखिएगा प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मेन मेन खर्चा है, ठीक है जी। नाउ अब मेन मेन खर्चा तो साइड हो गया, इसके बाद जो खर्चे बचते हैं इनडायरेक्ट खर्चे हैं जी। इसको हम हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं यार ये तो ऊपर ऊपर का खर्चा है, तो नाम भी कुछ ऐसा है, ओवरहेड्स। ओवरहेड्स, सो ओवरहेड्स मतलब इसमें इनडायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट लेबर आ जाएगा, इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंस आ जाएगा। हाँ जी, राइट। तो इफ वी हैव टू टॉक अबाउट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट में बच्चे दो चीजें आ जाती है हमारे पास, एक तो प्राइम कॉस्ट और एक तो ओवरहेड्स, राइट। अब होता क्या है कि लेट अस से कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एन आइटम इज 100, उस 100 में से नियर अबाउट 60 to 70 रुपीज या 60 to 70% बोल दो प्राइम कॉस्ट का होता है, अबाउट 30 या 40% ओवरहेड्स का होता है, क्योंकि मेन मेन खर्चा तो प्राइम कॉस्ट ही होता है जी। Now, overheads being small in rupee value, नंबर ऑफ आइटम्स बहुत ज्यादा हो जाती है ओवरहेड्स में। अब इनडायरेक्ट मटेरियल का मैंने आपको एग्जांपल दिया स्टेशनरी, ऐसे तो बहुत सारे इनडायरेक्ट मटेरियल होते होंगे जी। ऐसे ही इनडायरेक्ट लेबर में मैंने आपको एग्जांपल दिया सिक्योरिटी गार्ड, बहुत तरीके की इनडायरेक्ट लेबर होती है। सो ओवरहेड्स वैसे वैल्यू में स्मॉल होते हैं, बट नंबर ऑफ आइटम्स इन ओवरहेड्स इज वेरी वेरी लार्ज, इसलिए ओवरहेड्स को भी हम फर्दर ग्रुप करते हैं। अब ग्रुपिंग के नाम देखिए आपके पास हैं जी, पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम और अगले पेज पर है फोर्थ। चार ग्रुप्स में ओवरहेड्स को बाइफरकेट कर दिया जाता है। आइए जी आइए, एक एक ग्रुप के बारे में समझें। सबसे पहले है आपके पास प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड्स। मैं आपको बताऊं इसका एक मोर कॉमनली यूज नेम, ज्यादातर नाम तो ये चलता है, फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसको कई बारी हम मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स भी बोल देते हैं। तो चार नाम हो गए एक ही चीज के, चार नाम हो गए एक ही चीज के, क्या क्या? फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन या वर्क्स ओवरहेड। अल्टीमेटली फैक्ट्री प्रीमाइसेस में होने वाले ओवरहेड्स, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में कोई स्टेशनरी लग रही होगी, वहां का सिक्योरिटी गार्ड स्वीपर होगा कोई, वहां पर रेंट, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, तो सिंपली फैक्ट्री स्पेस का जो खर्चा है ओवरहेड्स का, वो बन गया फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर तो आपने नोटिस किया होगा कि कई जगह फैक्ट्री प्रीमाइसेस अलग होते हैं और फिर ऑफिस प्रीमाइसेस अलग होते हैं। फॉर एग्जांपल कई बार तो चलो साथ साथ में छोटा सा ऑफिस अटैच होता है, बट ऐसा भी होता है कि लेटर से फैक्ट्री इज इन बत्ती एंड कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर इज इन चंडीगढ़ और मे बी दिल्ली। तो ऐसे अब ऑफिस प्रीमाइसेस के जो अपने खर्चे हैं, वहां का रेंट, वहां की इलेक्ट्रिसिटी, वहां पर बैठा हुआ अकाउंटेंट, वहां की स्टेशनरी, वहां का झाड़ू पोछा, अल्टीमेटली फैक्ट्री, अल्टीमेटली ऑफिस के जो ओवरहेड्स हैं वो कहला दिए जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। इसको कई बार हम ऑफिस भी बोल देते हैं, तो इसका एक ऑल्टरनेटिव नाम आप ऑफिस भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड दीजिएगा, ऑफिस। नाउ नेक्स्ट ग्रुप है सेलिंग ओवरहेड्स। सेलिंग मतलब यहां पर प्रोडक्ट को प्रमोट करने का खर्चा, उसको बेचने का खर्चा, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट यहां पर आ जाएगी। अब एडवर्टाइजिंग को लेकर लेटर से आपने प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट दे दी, न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट दे दी या टीवी में ऐड दे दी, या आपके पास जो भी आपके डोर टू डोर सेल्स पर्सोनल है या इवन शोरूम में जो आपके पर्सोनल है, उनकी सैलरी, वो सब यहां पर आ जाएगा। तो एक डेफिनेशन सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड फॉर मार्केटिंग और प्रमोशन, तो इसमें कुछ भी आ जाएगा, सेल्स पर्सोनल, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अलग से, वो सब, इवन शोरूम का रेंट,
वो तक इधर आ जाएगा। फिर अलग है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, हमारे फिनिश प्रोडक्ट के डिलीवरी डिस्पैच का खर्चा, डिलीवरी पर्सोनल की सैलरी, हमारे डिलीवरी वैन्स की डेप्रिसिएशन, पैकेजिंग चार्जेस वगैरह कोई है, लोडिंग चार्जेस है, वो सब इधर आ जाएगा। दैट विल बी कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक, अब आप ये देखो ये सारे इनडायरेक्ट खर्चे ही हैं। डायरेक्ट तो ऊपर चले गए प्राइम कॉस्ट में, मतलब वहां पर तो डायरेक्ट में तो बड़ी स्पेसिफिक आइटम है जी। अगर लेटर से मुझे चेयर बनानी है, चेयर बनाने के लिए प्योरली वुड की चेयर है, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा जी? वुड। बट इनडायरेक्ट मटेरियल बहुत फैला फैला होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इनडायरेक्ट मटेरियल में कवर हो जाती है। इसलिए हम बांट रहे हैं कि अच्छा फैक्ट्री का इनडायरेक्ट मटेरियल अलग कर दो, ऑफिस का अलग कर दो, सेलिंग का अलग कर दो, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग कर दो। ठीक। नाउ पुराने जमाने में क्या होता था, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को मिलाकर एक ही ग्रुप बोल दिया जाता था। तो अभी भी हम अपने सिलेबस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें सेलिंग ओवरहेड्स और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एक ही नाम दिखाई देते हैं। बट अब जब एक नया फॉर्मेट आया तो उसमें सेलिंग की आइडेंटिफिकेशन अलग कर दी और डिस्ट्रीब्यूशन की आइडेंटिफिकेशन अलग कर दी। यहाँ पे कोई बच्चे हैं जो बीकॉम करके आ रहे हैं, ऑलरेडी बीकॉम की हुई है, तो आपने तो कौशिक पढ़ी होगी बेटा जी। अरे कमाल कर रहे हो, ये सबसे सिंपल चैप्टर है कॉस्ट शीट। अच्छा आपने तो पढ़ी होगी, तो उसमें नाम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ही इकट्ठा नाम चलता है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस में भी यहाँ पे सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, किसी किसी में अलग अलग भी आएगा। बट ओके, कम बैक। बट सेलिंग ओवरहेड्स का मीनिंग अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स का मीनिंग अलग है। ऑलराइट जी, नाउ अब सारी जो आज बात सीखी उसको पैक करते हुए अब देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया आया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। उसके लिए हमको समझनी पड़ेगी जी कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आपके सामने है, कोई नई बात नहीं है जी। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले सारे डायरेक्ट खर्चे ले लो, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, मिलकर क्या कहलाया जाता है? प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद ना एक एक करके ओवरहेड्स के ग्रुप जोड़ने शुरू कर दो। ये पहला ग्रुप है फैक्ट्री ओवरहेड्स। फिर प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ दोगे तो इट्स अ टर्म कॉल्ड फैक्ट्री कॉस्ट। कहने का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कि यार फैक्ट्री लेवल तक खर्चे क्या हुए हैं। अभी वो टोटल कॉस्ट नहीं है क्योंकि फैक्ट्री के अलावा भी खर्चे होते हैं जी। फैक्ट्री लेवल पर जब गुड बनकर तैयार हुआ क्या खर्चे हैं, उसके बाद ऑफिस का खर्चा जोड़ दिया तो एक वर्ड आया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्लीज होल्ड करना इस चीज को जब तक वो चैप्टर नहीं आता कि इसको नाम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोला। वैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो क्या है? प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, गुड्स को बनाने की कॉस्ट। बट अभी के लिए प्लीज इसको होल्ड करो कि इसको क्यों बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद अब जो ग्रुप रह गया सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन, इकट्ठा नाम लिख सकते हो या अलग अलग नाम लिख सकते हो। अल्टीमेटली एक टर्म आई, टर्म का नाम है जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। सिंपली कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब होता है गुड को बनाना ही बहुत नहीं होता, उसको बेचने का भी खर्चा होता है जी। तो अब जब वो बेचने का खर्चा भी इंक्लूड हो गया तो टर्म निकल कर आई कॉस्ट ऑफ सेल्स। This cost of sales when compared with the sale value will give me the profit or loss figure as a balancing figure। या अगर सेलिंग प्राइस सेट करने की बात है तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड कर दो टारगेट प्रॉफिट, तो आपके पास टारगेट सेलिंग प्राइस आ जाएगा। दैट्स इट, कोई नई बात थोड़ी ना होगी, बस हमने टर्मिनोलॉजी सीखी कि प्राइम कॉस्ट तो पहले भी सीख लिया था, फैक्ट्री कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ सेल्स। इनको बोला जाता है कि कॉस्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। कि मैंने बोल दिया लेटर से कॉस्ट इज प्राइम कॉस्ट, तो पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। मैंने बोल दिया कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो पता होना चाहिए इसमें क्या क्या कवर हो रहा है। राइट, दैट्स इट। वैसे आपके आईसीएआई मॉड्यूल में फर्स्ट चैप्टर को लेकर और भी बात है जी। अब कॉस्ट क्लासिफिकेशन को लेकर और भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं जी, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी, कंट्रोलेबल कॉस्ट या अनकंट्रोलेबल कॉस्ट, वो सब थ्योरी में चला जाता है। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको पता होना चाहिए था वो मैंने आपको बता दिया। बताइए जी, चीजें क्लियर है? अब इंडेक्स खोल के देख लो, हमने चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट पढ़ना है। चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट पढ़ना है। अब कॉस्ट शीट से पहले ही हम डिटेल में पढ़ रहे हैं जी ये सारी चीजें। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज नथिंग बट ओवरहेड्स की ही एक्सटेंशन है जी। तो अल्टीमेटली जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे मटेरियल, जब हम डिटेल में पढ़ लेंगे लेबर एज वेल एज ओवरहेड्स, तो हमारे लिए कॉस्ट शीट चैप्टर कुछ भी नहीं होगा। यही कॉस्ट शीट अगर मैं आपको पहले करवाने लग जाऊं ना, आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं होनी। मैम, बच्चे कहते हैं मैम पावर,
किसी किसी को पता होता है, किसी किसी को नहीं भी पता होता, कहाँ जाएगा, लड़ने लग जाता है, ये ओवरहेड्स है, ये इधर है, ये उधर है। सो पॉइंट इज, जब आप ओवरहेड चैप्टर इतनी डिटेल में पढ़ जाओगे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, ऑल राइट जी। नाउ कमिंग बैक टू लेबर चैप्टर। लेबर, हाँ जी। बच्चे लेबर चैप्टर में एक टॉपिक हमने कल वाइंड अप कर दिया था, दैट इज कंट्रोल ओवर लेबर टर्नओवर। आइए थोड़ी आगे की बात करते हैं। जब ये टॉपिक आपको लेबर टर्नओवर का स्टार्ट करवाया था, रिमेंबर मैंने अपनी स्टोरी आपको बताई थी अपनी आर्टिकलशिप की, बट दैट स्टोरी वाज लिमिटेड टू एंट्री एंड एग्जिट, कैसे एंट्री हुई थी और कैसे एग्जिट हुई थी, दैट्स इट। अब थोड़ा सा और आपको ड्यूरिंग द आर्टिकलशिप की बात बताते हैं जी। हर कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को एक फंदा मिलता है गले में लटकाने वाला, आईडी कार्ड। आप तो आईडी कार्ड बोलते, मैं फंदा बोलती हूँ जी। उस आईडी कार्ड के पीछे ना किसी किसी ऑर्गेनाइजेशन की एंट्री ऐसी होती है थ्रू दी ऑन द बेसिस ऑफ सम एक्सेस कार्ड। आजकल होने लग गई है जी बायोमेट्रिक एंट्री वगैरह वगैरह। पुराने जमाने में तो मैनुअल अटेंडेंस रजिस्टर होते थे, हमारे टाइम पर देयर यूज्ड टू बी एक्सेस कार्ड। अगर मैं अपने ऑफिस पहुंची हूं तो एक्सेस कार्ड बाहर से पंच करूंगी तो ही वो दरवाजा मेरे लिए खुलेगा, और फिर अगले एम्प्लॉय को एंटर करना है तो वो अपना एक्सेस कार्ड पंच करेगा। ऐसे ही अगर मुझे अंदर से बाहर आना है तो अंदर से मुझे वो एक्सेस कार्ड पंचन करना पड़ेगा, तभी मैं बाहर जा पाऊंगी। तो हमारा ऑफिस इस चीज को लेकर बड़ा स्ट्रिक्ट होता था। सुबह सुबह 8:30 बजे पूरी लिफ्ट लॉबी में लाइन लग जाती थी, और इंश्योर करने के लिए कि एक एक्सेस कार्ड पे 10 लोग ना एंट्री ले लें, एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करवाया गया था। एक्सेस कार्ड पंचन करो, अंदर जाओ, फिर वो शीशे का दरवाजा आराम से स्लो स्पीड से बंद होगा, जब बंद होगा तो ही दूसरा एक्सेस कार्ड कोई पंचन कर सकता है। टाइम लग जाता था जी। नाउ माई वर्क स्टेशन वॉज ऑन 18th फ्लोर, और 17th फ्लोर पर बैठता था जी आईटी डिपार्टमेंट। हमें तो इशू हुए थे एंटीक पीसेस लैपटॉप, वो चलते नहीं थे, चलते चलते बंद हो जाते थे, हैंग हो जाते थे। तो जब देखो आईटी डिपार्टमेंट के पास जाना है, हमें सोचते थे फटाफट सीढ़ियां उतर के तो चली जाऊं। बट पॉइंट इज, इतना भारी भरकम लैपटॉप लेकर जाओ, गेट तक पहुंच गए, याद आ गया एक्सेस कार्ड तो डेस्क पे ही रह गया। इतना रिक्वेस्ट करते थे प्लीज जाने दो, या किसी और के एक्सेस कार्ड, अभी कोई और भी तो जा रहा है, मुझे जाने दो। वो नहीं मानते थे। फिर मैं वापस जाती थी, अपना एक्सेस कार्ड लेकर आती थी, एक फ्लोर सीढ़ियां उतरी, फिर उसकी लिफ्ट लॉबी में बाहर से एक्सेस कार्ड पंच इन किया, फिर अंदर गई। मतलब ये पूरा इस चीज के पीछे बड़े पागल थे वो लोग। सोचो, एंट्री इन एंड एंट्री आउट, मतलब एंट्री एंड एग्जिट डे टू डे बेसिस पे, पागल क्यों थे वो लोग? कोई तो कोई लॉजिक होगा। वर्किंग आवर्स, ये आज तक कितना टाइम स्पेंड कर रही है? लंच ब्रेक के नाम पर 4 घंटे तो नहीं घूमने चली गई साइबर हब? कब गई लंच करने, 1 घंटे बाद वापस आई कि नहीं आई, सब सारे रिकॉर्ड्स रखने होते हैं। तो अल्टीमेटली अब बाद में कॉस्ट अकाउंटिंग में टर्मिनोलॉजी समझ में आई जी, इसको बोला जाता है टाइम कीपिंग। टाइम कीपिंग मतलब क्या? कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द टोटल आवर्स स्पेंट बाय एन एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, इस चीज को लेकर बड़े पक्के थे। एक और चीज को लेकर बड़े पक्के थे, देर यूज टू बी समथिंग कॉल्ड टाइम शीट। ये आप लोग भी जब जॉब्स वगैरह में जाओगे तो आप लोग भी करोगे। टाइम शीट क्या होता है कि हर हफ्ते हमको बताना होता था हमने किस क्लाइंट का कौन सा काम किया, कितनी देर के लिए किया। प्रॉपर एक शीट बनाई गई थी मंडे टू फ्राइडे के फॉर्मेट में, और फिर आप बताते थे कि अच्छा ये क्लाइंट कोड है, ये उनका जॉब कोड है। बिकॉज एक ही क्लाइंट की मल्टीपल जॉब्स या मल्टीपल टास्क आ सकते हैं कंपनी के पास जी। तुम यहाँ का इनका कॉर्पोरेट टैक्सेशन भी संभाल लो, तुम जीएसटी भी संभाल लो, तुम ट्रांसफर प्राइसिंग भी संभाल लो। तो अलग अलग क्लाइंट्स के आगे अलग अलग जॉब कोड्स जनरेटेड थे। किस जॉब कोड पर मैंने मंडे को 2 घंटे काम किया, किसी और जॉब कोड पर 4 घंटे काम किया, वगैरह वगैरह, 8 घंटों का पूरा उनको डिस्क्रिप्शन देनी पड़ती थी। इस चीज के पीछे भी बड़े स्ट्रिक्ट थे वो लोग, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे। इवन अगर फ्राइडे को नहीं भरा ना, ओवर द वीकेंड, इमेजिन सैटरडे संडे को छुट्टी होती है हर एक की, स्टिल एचआर वगैरह का फोन आ जाता था, या तुमने इस वीक की भरी नहीं। मैं अगर ये भी बोल दूं कि आई एम ट्रैवलिंग राइट नाउ, मैं मंडे को आकर भर दूंगी, नहीं 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 नहीं, हम खोल के तुम्हारी भर देते, तुम बस बता दो कितना, कितने क्लाइंट पर, किस जॉब पर कितने घंटे काम किया था। मतलब दे यूज्ड टू बी वेरी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट इट, वेरी वेरी पर्टिकुलर। लॉजिक उस टाइम पे समझ नहीं आता था क्या होता है इस चीज का, बट चलो कर रहे थे। नो, एक बार की बात है, देर वर अबाउट लाइक 6 or 7 months ऑलरेडी इन पीडब्ल्यूसी। तो ना जो एक मेरी सीनियर थी, हर नेम वाज सोनल, शी वाज अ रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, और मैं मेजोरिटी काम सोनल के साथ ही करती थी। एंड ऑन अ फ्राइडे इवनिंग आई रियलाइज कि बिल्कुल ऑफिस आवर्स बंद होने से पहले, हमारा 4:30 छुट्टी हो जाती थी, तो 4:15 पर ना वो अपनी टाइम शीट खोल कर बैठी है, और खोलकर बैठी है, कुछ भर नहीं रही है, घूर रही है उसको बिल्कुल अपने स्टेशन से दूर ऐसे।
फिर कुछ सोचती, फिर अपनी चेयर खिसका के आगे आती, टाइप करती, फिर पीछे हो जाती, सोच रही है टाइम शीट भरने में। तो मैं उसके पास गई कि सोनल, मैंने आपके साथ ही काम किया पूरे वीक में, मुझे पता है, मुझे याद है कि किस क्लाइंट पर कितना काम किया था, मैं आपकी हेल्प कर दूं। तो वो कहती नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं कर सकते कि जो हमने एक्चुअली आवर्स लगाए हैं वही यहाँ पे भरने होते हैं, थोड़ा सोच समझ के भरना होता है, कॉस्टिंग में फर्क आता है। तो मैं बड़ी क्यूरियस, वैसे कॉस्टिंग मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, जहां नाम सुन दो मैं तो पागल हो जाती थी। मैं कहा अच्छा सोनल, ये मैं आपसे मंडे को पूछूंगी, मुझे दिमाग में ये भी पता था, इतनी भी मैं स्मार्ट थी कि अगर अभी पूछूंगी तो 1 घंटा बैठा लेगी। मैं मंडे को आके पूछती हूँ, क्यूरियोसिटी। तो इसलिए इसलिए अभी जाना है। बट मैंने इतना बोला कि अच्छा सोनल, आई एम येट टू फिल माई टाइम शीट, क्योंकि मेरे लिए टाइम शीट भरना 5 मिनट का काम था यार। तो मैं आई एम येट टू फिल माई टाइम शीट। यार कॉस्टिंग में फर्क फिर मेरी मेरी वजह से भी ना आ जाए, तो मुझे बता दो केयरफुली किसका क्या भरना है। ऑल दिस वाइल, अभी तक इस कॉन्वर्सेशन में वो अभी भी अपनी स्क्रीन पर ही स्टेयर कर रही थी, मुझसे जो बात कर रही थी मेरी तरफ देख के नहीं कर रही थी। व्हेन आई सेड कि मुझे बता दो कि मुझे क्या टाइम शीट भरनी है, कहीं मेरी वजह से कॉस्टिंग में ना फर्क आ जाए, दैट वाज द फर्स्ट टाइम शी एक्चुअली लिफ्टेड अप हर हेड, मेरी तरफ देख के बोलती है, अरे तुम आर्टिकल लोगो, सस्ते लोगो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो डालना है डाल दे। यार एक तो सर्दियों का टाइम, ब्लेजर ब्लेजर पहना हुआ, फुल कॉर्पोरेट फील्स आ रही हैं, प्रोफेशनल फील्स, और आर्टिकल और सस्ते लोग बोल के जो बेइज्जती करी है, मेरी क्यूरियोसिटी वही मर गई। मैंने मंडे को पूछा भी नहीं उससे कि कॉस्टिंग में क्या फर्क आता है, बहुत बाद में जाके अपने आप ही समझ में आ गया था। बट एक्चुअली ये चीज ट्रू थी। अब क्या क्या था जो मुझे चीज बाद में समझ में आई, ध्यान से सुनना जी। हमें मिलता था हर महीने का 6,000 रुपीज स्टाइपेंड। बाय द वे ये बिग फोर्स में मिलता है, यहाँ पर आप ये ना उम्मीद लगा के रखना कि आप आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको 6,000 मिलेगा। 1,500 2,000 दे दे लोकल फर्म्स, उतना ही बहुत होता है। ठीक है, बट हमें मिलता था फर्स्ट ईयर में 6,000, सेकेंड ईयर में 8,000 हो गया था, और लास्ट ईयर में जाते जाते 10-12 हजार हो गया था। अच्छा जी, फिर ना उस कंपनी की हर एम्प्लॉय को लेकर कुछ एक्सपेक्टेशन पहले से सेट थी। एक्सपेक्टेशन किस चीज की? कि देखो जी, वैसे पूरे साल में 365 डेज होते हैं, 365 डेज में से आप 52 सैटरडे और 52 संडे तो निकाल ही दो। तो कितने कितने दिन निकालने हैं? 104 दिन। बच्चा कितना? 261। फिर कहते थे कि आप अपना एनुअल लीव ले लो, हॉलीडेज भी ले लो, और ये भी ध्यान में रखते हुए कि सैटरडे संडे, कुछ कुछ सैटरडे संडे काम भी होगा। तो उन्होंने बड़ा एक फेयर एस्टिमेट, वैसे तो 11 नंबर आपको कम लग रहा होगा, बट कौन से 104 दिन हमारे पास फ्री थे, कोई कोई तो हम सैटरडे संडे भी काम करते थे। उन्होंने बड़ा एक एस्टिमेट लगाया हुआ था कि एम्प्लॉय की अवेलेबिलिटी साल के 250 दिन तो है। अच्छा, अब लेटर से हमारे पास अगर हमारे रिपोर्टिंग आवर्स 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है, ये बताना तो कितने आवर्स हो गए टोटल रिपोर्टिंग आवर्स? कितने आवर्स टोटल? 9 आवर्स। अब 9 आवर्स में देखो, काम करने वाला इंसान है, उसको लंच ब्रेक, टी ब्रेक, वैसे ही एक फटीक हो जाती है। तो 1 घंटा तो उसने काम करना नहीं, भले ही वो प्रीमाइसिस में अवेलेबल है 9 घंटों के लिए, बट उसने पूरे पूरे 9 घंटे प्रोडक्टिव निकाल दिया। ऐसा तो किसी इंसान से उम्मीद नहीं होती। कंपनी को पहले से ही पता है बंदा हमारे पास आया ही 8 घंटे काम करने के लिए है, वो प्रेजेंट 9 घंटे रहेगा, प्रोडक्टिविटी 8 घंटे की निकालेगा। ये पहले से, क्या आर्टिकल तो क्या एसोसिएट, जो रिसेंटली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको एसोसिएट बोलते हैं, या क्या इवन फर्म का सीनियर मोस्ट पार्टनर, सबसे एटलीस्ट इतनी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन थी। सो पॉइंट इज, अब मैं बात करती हूँ अपनी आस्था। 6,000 रुपया पर महीना देना उन्होंने, इनटू 12 महीने साल के, डिवाइडेड बाय, एक बार आर्ली बेसिस पर आ जाओ, साल के 250 दिन, और एक दिन में काम करने का 8 घंटा। एक बार ही बताना ये क्या चीज आ रही है? हाँ जी, 36 पर आर। ये थी मेरी कॉस्टिंग औकात, 36 पर आर। और यही जो सोनल थी, सोनल की एग्जैक्टली सैलरी मेरे से 10 गुना थी। न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट महीने का 60,000 तो कमा ही रहा था जी। वो तो उसकी कॉस्टिंग क्या आ गई? 360 ना। सोनल वॉज एन एसोसिएट। अब एसोसिएट के ऊपर और भी डेजिग्नेशन होती है जी। हमारे पास होते हैं डेप्यूटी मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, उसके बाद हमारे पास एसोसिएट डायरेक्टर, एंड देन डायरेक्टर। डायरेक्टर को हम पार्टनर भी बोलते हैं। तो ऊपर जाते जाते तो बहुत ज्यादा था। अब पार्टनर की सैलरी, साल का पैकेज मैं कह रही हूँ मिनिमम था 25 लाख का, 25 लाख। ठीक है,
और जो सीनियर मोस्ट हमारे पार्टनर थे जो हम गुड़गांव लोकेशन में बैठते थे, र्यूमर्स हैं जी, र्यूमर्स हैं कि उनका एक महीने की सैलरी वॉज 10 लाख प्लस। वो ऑल इंडिया ट्रांसफर प्राइसिंग हेड भी थे वगैरह वगैरह। 10 लाख भी कह रहे कम है, इट कुड गो अप टू 20 लाख ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने इस तरीके के ऐसे एलजी का कोर्ट केस जीता हुआ है। एंड जब वो आर्टिकल थे तब से उन्होंने कंपनी ज्वाइन की, एंड ही वाज इन 50s और 60s। तो सोचो 20 साल की उम्र से 40 साल का उनका करियर था एक ही फील्ड में, तो ऑब्वियसली इतना तो बनता ही है। बट आप सोचो कि अब जब एक सीनियर मोस्ट इंसान अपनी बुकिंग कर रहा है, उसके 1 घंटे का रेट कितना ही होगा? मेरा तो 36 था, उसका 36,000 भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, राइट? और वो बंदा जब अपनी टाइम शीट में इंपैक्ट डालेगा तो मैटर करता है। अब क्यों मैटर करता है ये भी सुनना जी। अलग अलग क्लाइंट्स की अलग अलग जॉब कोड्स जनरेटेड है, फिर उनकी छोटी सी कॉस्ट शीट बनती थी। अब आप देखोगे कि ये जो टाइम शीट हमसे भरवाई जाती थी उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। नाउ दैट कॉस्ट शीट, हमारी नॉर्मल कॉस्ट शीट जो आज हमने सीखी वैसी नहीं दिखती थी, क्योंकि ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है जी, इनको थोड़ी ना कोई मटेरियल कॉस्ट लग रही है। तो ये तो सिंपली क्या बोलते थे, फीस में से माइनस कर दो एम्प्लॉय कॉस्ट जो कि लेबर कॉस्ट है। एम्प्लॉय कॉस्ट में जी अगर बिल्कुल जूनियर मोस्ट से शुरू करो तो आस्था भी आती है, एसोसिएट में सोनल भी आती है, फिर हमारे डेप्यूटी मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, एसोसिएट डायरेक्टर एंड डायरेक्टर जो कि पार्टनर भी हैं, राइट? अब आस्था ने लेटर से 10 घंटे काम किया, उसकी एक आर की कॉस्टिंग कितनी है? 36, 360। कोई फर्क पड़ रहा है मैं 10 घंटे काम कर लूं, 360 मैटर कर रहा है जब फीस ही मेरे पास 5 लाख आ रखी। बट सोनल ने जब काम किया है 10 घंटे इंटू 360, तो ये चीज कितनी बन गई? 3600। लेटर से डायरेक्टर लेवल तक जाते जाते देखो, जितना सीनियर कोई इंसान होता जाता है उतना उनका काम करने की ड्यूरेशन कम हो जाती है क्लाइंट पे। अब उन्होंने तो रिव्यू करना है, कई बार तो ऐसे भी काम होते थे जिसपे एक्चुअली काम करने वाली सिर्फ मैं थी, नॉट इवन सोनल। मैंने ही काम किया, डॉक्यूमेंट बनाया, पीडीएफ बनाई, क्लाइंट को मेल कर दी, फीस आ गई 50,000, किसी ने रिव्यू तक नहीं किया। बट आर्टिफिशियली उस पर बुकिंग सारी दिखाएंगे अपनी अपनी कि हाँ मैंने भी किया, थोड़ा सा तो मैंने भी किया। डायरेक्टर भी कहेगा 1 घंटा तो मैंने भी देखो इसको रिव्यू किया है जी, ठीक। नाउ अब लेटर से डायरेक्टर लेवल पर ये कॉस्टिंग बन चुकी है 20,000, तो वो 20,000 यहां से माइनस होगा, और अल्टीमेटली बाकी एक्सपेंसेस माइनस कर कर यहां पर आ जाता है प्रॉफिट, कि अल्टीमेटली इस काम में प्रॉफिट कितना कमाया गया। नाउ रियलिटी ये कहती है कि जी लेटर से सोनल ने इसके ऊपर 10 घंटे नहीं 50 घंटे लगाए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मैटर कर गई। अब जितना मर्जी आप कह लो कि अकॉर्डिंग टू बुक्स तो होना ऐसे चाहिए था, बट रियलिटी ये कहती है कि यार क्लाइंट होते हैं जी बेवकूफ कुछ कुछ, और कुछ कुछ होते हैं बहुत ही ज्यादा बदतमीज। काम बहुत करवाएंगे, फीस बहुत कम देंगे, या कुछ कुछ जो बेवकूफ क्लाइंट्स हैं उनका काम कुछ होता नहीं, फीस बहुत ज्यादा दी जाती। तो अल्टीमेटली जिस क्लाइंट की जितनी फीस उसके हिसाब से टाइम बुकिंग करनी पड़े। तो तभी सोनल ने क्या बोला था, नहीं यार मुझे सोच समझ के भरना है, नहीं तो कॉस्टिंग में फर्क आ जाएगा, नहीं तो प्रॉफिट, उसका मतलब था प्रॉफिटेबिलिटी में फर्क आ जाएगा। अब लेटर से एक टीम है, उसकी सारी कॉस्ट शीट लॉसेस दिखा रही है, तो ऑब्वियसली प्रमोशन के ऊपर भी इंपैक्ट आता है, राइट? तो इसलिए हर कोई सोच समझ के करता था। बट मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता था, मैं 10 का 20 घंटा दिखा दूं, 40 घंटा दिखा दूं, क्या ही फर्क पड़ जाएगा? 1,000 रुपया, 1,000 रुपया कुछ भी नहीं होता जी। तो ये लॉजिक है, राइट? चलो ये तो हो गई प्रैक्टिकल बात। नाउ अब थोड़ा सा हम बात करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। आपने जी आज कॉस्ट शीट बनानी सीखी। नाउ लेट्स स्विच बैक टू अ मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जिसका कुछ डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी है। अब मैं बात करती हूँ लेटर से एक चेयर बनानी। अभी मैंने चेयर बनाई नहीं है, मैंने उसका अभी भी बस क्लाइंट को ऑर्डर उसका एक्सेप्ट करने से पहले एक सेलिंग प्राइस कोट करना है, राइट? सेलिंग प्राइस कोट करने के लिए क्या होगा, मैं थोड़ा सा मटेरियल कॉस्ट एस्टिमेट करूंगी। अच्छा मेरी सो मच ऑफ केजी ऑफ वुड लग जाएगी, और मुझे पता आइडिया होगा कि आजकल वुड का लेटेस्ट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, तो मेरे पास एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। ऐसे ही मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ लेबर भी बतानी है। नाउ लेटर से मुझे पता है कि एक चेयर का बेसिक मॉडल बनाने के लिए जो लेबर है, मैनुअल वर्कर है, उसको 10 घंटे काम करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट माय एक्सपीरियंस इज। मुझे अगर पहले से पता है कि एक इंसान का आर्ली इफेक्टिव वेज रेट लेटर से 100 रुपया है, तो मैं बोल पाऊंगी कि 1,000 रुपए की तो मेरी लेबर ही लग पाएगी। सो पॉइंट इज
जो पीडब्ल्यूसी ने मेरे लिए कैलकुलेट किया हुआ था 36, वो ऐसा नहीं कि पीडब्ल्यूसी को ही कैलकुलेट करना था। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने स्टाफ का पहले से ही एडवांस में एक एस्टिमेटेड वेज रेट पर आवर डिटरमिन करना पड़ेगा, तभी तो वो सेलिंग प्राइस पहले से ही डिसाइड कर पाएंगे, और तभी से ही अल्टीमेटली वो अपने क्लाइंट्स को ऑर्डर उनके एक्सेप्ट कर पाएंगे। मेरे फोन से आवाज आ रही? नेवर माइंड, नेवर माइंड। ओके, सो पॉइंट इज, अब हम सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट दिस वेज रेट इन एडवांस। मेरे एग्जांपल में वो 36 पर आवर बहुत क्लियर कट था, पता है क्यों? क्यों? मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, कौन है ये? बेवकूफ। हाँ जी। सो मेरे केस में 36 पर आवर कैलकुलेट करना बहुत ही आसान काम था, बिकॉज स्टाइपेंड था ना, स्टाइपेंड में कोई बाइफर्केशन थोड़ी ना थी 6,000 में, कि अच्छा इसमें भी कुछ डीए होगा, एचआरए होगा। 6,000 फ्लैट था। बट आप लोग बेटा जी सैलरी चैप्टर तो पढ़ ही चुके हैं थैंकफुली। तो उसमें आपको पता है कि एक होती है बेसिक सैलरी, फिर डीए भी होता है, फिर कंपनी अच्छा और भी खर्चे करती है, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस, परक्विजिट्स वगैरह सब पता है ना जी आपको। तो आइए अब उस प्रॉपर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बट कॉन्सेप्ट क्या है, क्या पता करना है? एस्टिमेटेड वेज रेट पर आवर। ठीक है जी। तभी कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जा पाएगी। अब मैंने आपको 3 दिन से बोल रही हूँ लेबर चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं बेटा जी, आपने बोला मैम कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू जाती है तो कैसे जाती है। अब आप सीख चुके हो कि कॉस्ट शीट में कोई वैल्यू कैसे जाएगी जी। प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितने आवर्स लगे, मल्टीप्लाइड पे पहले से ही निकला होगा वेज रेट पर आवर। तो आइए वेज रेट पर आवर की हमारी डिस्कशन है ऑन द वेरी फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। हाँ जी। आप लोग तो चलो सैलरी सीख कर आ रहे हो, कई बार ऐसा होता है कि ये सब्जेक्ट ना मुझे सैलरी चैप्टर से पहले करवाना पड़ता है। जैसे पिछले बैच में क्या था कि अभी टैक्सेशन की बुक्स नहीं आई थी, तो उनको टैक्सेशन सब्जेक्ट बाद में करवाया गया, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग करवाया गया था। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलती हूँ कि जब भी हमारे आसपास रिश्तेदारी में, मोहल्ले में, दोस्ती यारी में किसी का जब पैकेज लगता है ना, किसी की जॉब वॉब लगती है, प्लेसमेंट लगती है, तो हम ना थोड़ा सा अंदर से सड़ते हैं, जलते हैं, बुनते हैं, और फिर छोटा सा मुंह करके पूछते हैं अच्छा कितने का पैकेज लगा। वो आगे से बोलता है 10 लाख का। अच्छा 10 लाख का, तो कैश इन हैंड कितना आएगा? सीटीसी है ना 10 लाख, तो सीटीसी मतलब कॉस्ट टू कंपनी है ना। कैश इन हैंड कितना आएगा, क्योंकि हम अब थोड़ा सीए में आगे ना, हम इन चीजों को लेकर स्मार्ट हो चुके हैं। अब बताओ कॉस्ट टू कंपनी क्या होता है या कैश इन हैंड, फर्क क्या होता है फिर इस चीज में? सारे पर्क्स बेनिफिट मिलाकर कॉस्ट टू कंपनी आता है। बट कंपनी ने जो कॉस्ट, सिंपल लैंग्वेज में कंपनी ने जो एम्प्लॉयज के लिए कॉस्ट इनकर की, सारी की सारी उसके हाथ में कैश फॉर्म में पहुंच रही है? नहीं। ऐसा खर्चा वो भी होता है जो कंपनी कर तो रही है एम्प्लॉय के लिए, बट वो कैश फॉर्म में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल परक्विजिट्स, परक्विजिट्स की डेफिनेशन ही है नॉन कैश बेनिफिट्स। अब परक्विजिट्स का एग्जाम्पल देना बेटा जी। अलाउंसेस अलग है, अलाउंसेस तो कैश होता है। मेडिकल एक्सपेंस, कार, अब लेट से कार मतलब पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी। अब वो खर्चा तो कंपनी कर रही है, बट ऑब्वियसली को कैश के फॉर्म में थोड़ी ना वो पहुंच रहा है। राइट, ऐसे ही अब इंपॉर्टेंट चीज बेटा आप पढ़ चुके हो, देयर इज समथिंग कॉल्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है, या और भी ग्रेचुटी वगैरह आपने पढ़ा होगा। जितनी भी ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, इसमें एम्प्लॉयर भी तो पैसा डालता है। अब एम्प्लॉयर जो पैसा डाल रहा है अल्टीमेटली उसने तो खर्चा कर दिया, बट क्या ये खर्चा एम्प्लॉय के हाथ में जा रहा है? ना जी, ये तो फंड में जमा हो रहा है। सो अब जो मुझे अपने पास इफेक्टिव वेज रेट पर आवर निकालना है, वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी तो सारी कॉस्ट ही इंक्लूड करेगी जो जो उसको पड़ रही है। वन बाय वन पढ़िएगा जी। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी के बाद आया डीए। अब उधर सैलरी चैप्टर में कुछ ऐसा होता था डीए फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कलर डीए एक ही चीज है जी, सिंप्लीफाइड है। बोनस आ गया, कमीशन आ गया, अदर अलाउंसेस में आपके पास एचआरए वगैरह आ गया, फिर परक्विजिट्स आ गए जो कि आपने मुझे जैसे कार का एग्जांपल दिया था, एंड अलोंग विद दैट एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी काइंड ऑफ सोशल सिक्योरिटी स्कीम, चाहे वो प्रोविडेंट फंड है। अब फैक्ट्री वर्कर्स के लिए, बिकॉज दे वर्क इन हैजार्डस कंडीशंस, तो उनके लिए एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस भी होता है, उनके लिए बेसिकली उनका इंश्योरेंस करवाया जाता है। वो प्रीमियम में भी
पार्शली एम्प्लॉयर डालता है और पार्शली एम्प्लॉय डालता है, तो जो एम्प्लॉयर डाल रहा है वो भी तो खर्चा हो गया, तो वो भी इधर ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। ठीक। अल्टीमेटली इन सभी को ऐड करके देयर इज वन टर्म कॉल्ड ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। ग्रॉस मतलब टोटल, नॉर्मल टाइम मतलब नॉर्मली ये खर्चा तो कंपनी करेगी करेगी, नॉर्मल नॉर्मल वर्किंग आवर्स के लिए तो करेगी करेगी। एंड अब अलग से चीज होती है बेटा जी, ओवर टाइम वेजेस। ना ओवर टाइम वेजेस को अलग से क्यों आइडेंटिफाई किया गया? क्योंकि पहली बात तो रोज की बात नहीं ओवर टाइम करना, और हर किसी ने नहीं करना, किसी ने करना है ओवर टाइम, किसी ने नहीं करना। सो पॉइंट इज, जब जब ये एक रेट निकाले जाते हैं 360 3600, जो एडवांस में जो रेट निकाला जाता है, अब एडवांस में तो नहीं पता होगा ना, अच्छा ये इंसान इस जॉब पे ओवर टाइम करने वाला है, ओवर टाइम इज अ वेरी स्पेसिफिक थिंग। इसलिए एडवांस में अगर रेट निकालना है तो क्या मैटर करेगा? नॉर्मल टाइम वेजेस। ओवर टाइम वेजेस यस खर्चा है, इट इज अ कॉस्ट टू कंपनी, बट ये बाद की बात है, इसको अलग आइडेंटिफाई किया जाता है। नॉर्मल टाइम वेजेस को पहले से एस्टिमेट करो, उसी को न्यूमरेटर में रखो, और फिर डिनोमिनेटर में रखो इफेक्टिव लेबर आवर्स, तो आपके पास आएगा इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट, जो कि हमारा टॉपिक का नाम है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स? यहां पर तो चलो इफेक्टिव लेबर आवर्स के बारे में देख लो एक बार आप, कि टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब ये आइडल टाइम के बारे में मेरी बात आगे भी चलती है, बट सिंपल लैंग्वेज में आइडल टाइम, नॉर्मल वर्ड भी हटा दो यार आप लोग, सिंपल लैंग्वेज में आइडल टाइम, आइडल का क्या मतलब होता है? खाली बैठना। आइडल टाइम वेजेस का मतलब होता है दैट टाइम विच हैज बीन पेड फॉर बट इट इज नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। मतलब जिसकी पेमेंट तो वर्कर को जा रही है, बट वर्कर उस पर्टिकुलर आवर्स में ड्यूरेशन में काम नहीं कर रहा जी। जैसे मेरे एग्जांपल में क्लियर कट था, सुनो मेरी बात ध्यान से। मैंने कैलकुलेशन में जो आपको बताया कि जी मुझे एक महीने का 6000 स्टाइपेंड मिल रहा है या साल का 72,000 मिल रहा है, मुझे पर डे के हिसाब से थोड़ी ना मिल रहा है, मुझे तो पूरे साल का मिल रहा है, राइट? बट मैंने ऑलरेडी सैटरडे एंड संडे हटवा दिए थे, मैंने ऑलरेडी लीव्स हटवा दी थी, तो मुझे इन दिनों के भी तो वेजेस मिल रही हैं। तो ये टाइम भी क्या हो गया? टाइम विच हैज बीन पेड फॉर, बट इसमें मैंने काम नहीं किया। ऐसे ही ऑफिस तो मैं 9 घंटे के लिए थी, काम मैंने 8 घंटे करना है, तो ये 1 घंटा जो लंच ब्रेक टी ब्रेक का है, ये भी क्या है? आइडल टाइम है। और क्या ये आइडल टाइम नॉर्मल है? क्या सैटरडे संडे या फेस्टिवल्स की छुट्टी नॉर्मल बात है? बिल्कुल, पहले से ही एस्टिमेटेड है। क्या 1 घंटे का लंच ब्रेक टी ब्रेक नॉर्मल बात है? बिल्कुल अनअवॉइडेबल है जी, अनअवॉइडेबल है। तो नॉर्मल मतलब जो कि कंपनी को पहले से ही पता है कि यार ये टाइम तो खाली जाना ही जाना है वर्कर का, कंपनी इसको कुछ कर भी नहीं सकती इसके लिए, कंपनी कभी भी कंपेल नहीं कर सकती साल के 365 दिन काम करो, कंपनी कभी भी कंपेल नहीं कर सकती आओ काम ही करते रहो 9 घंटा और फिर ही जाना, कभी नहीं हो सकता ये। तो जो चीज कंपनी को पहले से ही पता है उसको हम बोल देंगे नॉर्मल आइडल। अब नॉर्मल आइडल टाइम नाम से पता चल रहा है कुछ अब नॉर्मली होता ही होगा, बट वो डिस्कशन बात की है, फिलहाल के लिए फोकस रखिए सिंपली इफेक्टिव लेबर आवर्स का सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स, बात ही खत्म। एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स, एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स कह लो, एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स कह। ठीक है, तो फिलहाल ऐसा है, हमारे सामने अभी ओवर टाइम नहीं आएगा, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ मुद्दा ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस तक ही है। तो अभी के लिए जिस कॉन्सेप्ट पर अपने आप को फोकस करना है वो ये है कि पहले तो जी पता करो ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, उसको डिवाइड करो एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर से, तो क्या निकल कर आएगा? इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट मतलब सब कुछ मिला जुला कर एक्सपेक्टेड वेज रेट पर आर क्या है। दैट्स प्रिटी मच इट। आगे पीछे की चीजें अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। हाँ, एक नोट लिखा है, समटाइम्स बोनस को लेकर बोल दिया जाता है इट इज 2 मंथ्स पे, राइट? खाली वर्ड है 2 मंथ्स पे या 2 मंथ्स वेजेस। अब अपने आप में थोड़ी वेग टर्म्स हो गई, तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट आप क्या बोलोगे उस पे को? बेसिक सैलरी प्लस डीए। ठीक है, मतलब 2 महीनों का बेसिक सैलरी और डीए ले लो, द वो आपका बोनस बन गया। ऐसे ही लेटर से ये बोल दिया गया एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन या एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, जिसकी भी कॉन्ट्रीब्यूशन है दैट इज लेटर से सम परसेंट, 8%, 8% लिख कर खत्म कर दिया उन्होंने। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो आप क्या लोगे? 8% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डीए।
तो पूरा नोट क्या कहता है? इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, बोनस एंड कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एटसेट्रा आर टू बी बेस्ड ऑन बेसिक सैलरी प्लस डीए। जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, कोई कोई क्वेश्चन ना ब्रैकेट में बता देता है ऑन बेसिक वेजेस ओनली, तो ठीक है, उसकी बात मान लेंगे। ठीक, ऑल राइट, आगे के कॉन्सेप्ट को छोड़ते हुए सीधा क्वेश्चन की तरफ आएंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, अपनी कॉपीज ओपन कीजिए, इट्स लेक्चर नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी, a worker is paid 10,000 per month and DA of 2,000 per month. Worker contribution to PF is 10% and employer also contributes the same amount as the employee. Employee state insurance corporation premium is 6.5%, of which 1.75% is paid by employee. It is the firm's practice to pay 2-month wages as bonus each year. Number of working days in the year are 300 of 8 hours each. Out of these, worker is entitled to 15 days leave on full pay. कैलकुलेट वेज रेट पर आवर फॉर कॉस्टिंग पर्पसेस। रिक्वायरमेंट पर फोकस कीजिए, इतनी सारी कहानी बता दी, बट रिक्वायरमेंट क्या है? वही इफेक्टिव आर्ली वेज रेट ही तो निकालना है ना। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट के लिए एक क्या, मैं फॉर्मूला नहीं बोलूंगी, कॉन्सेप्ट बोलूंगी। कॉन्सेप्ट क्या है? न्यूमरेटर में क्या रखना है? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, डिनोमिनेटर में इफेक्टिव लेबर आवर्स। बेटा जी पहले ना डिनोमिनेटर पता करो, डिनोमिनेटर इफेक्टिव लेबर आवर्स, जिसको हम प्यार से बोले तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिव आवर्स, कैसे पता करोगे? बता सकते हो? हाँ जी, वैसे कैसे निकालते थे? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। अब ध्यान से देखो, हमारे पास टोटल वर्किंग डेज कितने हैं? क्वेश्चन की क्लियर कट लैंग्वेज, इन 300 में से आउट ऑफ दीज वर्कर इज एंटाइटल्ड। एंटाइटल्ड का क्या मतलब है? उसका अधिकार है, हक है 15 दिन की छुट्टी लेना ऑन फुल पे। तो ये 15 दिन हो गया ना नॉर्मल आइडल टाइम। सो नॉर्मल आइडल डेज, तो ये आप बोल दोगे एक्चुअल वर्किंग डेज, मतलब प्योरली प्रोडक्टिव डेज। वर्कर आ कितने दिनों के लिए रहा है? 285 मल्टीप्लाइड बाय, अब आवर्स पर डे को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही चीज मेंशन है 8। अब इस 8 में कोई बाइफर्केशन नहीं। अच्छा 8 में से भी वो 7 घंटे काम करेगा, ऐसा कुछ नहीं है जी। 8 है तो 8 ही मल्टीप्लाई करो, दैट्स इट। तो आपके पास ये क्या आ रहा है? 2280। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव लेबर आवर्स, इफेक्टिव लेबर आवर्स। ठीक, डन होगी बात? ओके जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये 2280 आवर्स आपने किस ड्यूरेशन के लिए निकाले? डेली, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एनुअल? बेटा जी अगर मेरा डिनोमिनेटर एनुअल है तो न्यूमरेटर में सारे खर्चों को भी एनुअली रखना है। तो आइए अब हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली वेज रेट में पर्टिकुलर्स। अब जो इंफॉर्मेशन रखोगे वो एनुअल इंफॉर्मेशन रखोगे। स्टार्टिंग से बिल्कुल सीक्वेंस में टेकअप करो। ये सबसे पहले क्या है? बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी कितनी बताइए आपको? 10,000 क्या पर मंथ बताइए, इंटू 12, 1,30,000। फिर नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस 2,000 पर मंथ है, तो 24,000।
बेटा जी फिलहाल बेसिक सैलरी और डीए को एड अप कर दो, क्योंकि आगे इस फिगर की जरूरत है, 1,44,000। ठीक। सीक्वेंस के हिसाब से अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। पूरा सेंटेंस क्या है? वर्कर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ इज 10%, बट पॉइंट इज वर्कर मतलब एम्प्लॉय। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन थोड़ी ना आएगी, कॉस्ट टू कंपनी निकालना है। बट अगला उसी सेंटेंस में कंटिन्यूशन में क्या लिखा है? एंड एम्प्लॉयर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट द सेम। मुझे तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन से मतलब है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। हाँ जी, कितना बोला? 10%। अब क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि 10% किसका जी? बेसिक सैलरी एंड डीए का। वो 1,44,000 है, तो कितना आ गया ये? 14,400। ठीक है, ठीक है जी। आगे बढ़े। एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन प्रीमियम is 6.5% of wages, out of which 1.75% is paid by employee। देखो जी, अगेन एम्प्लॉय क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उससे हमको मतलब नहीं, एम्प्लॉयर क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, कॉस्ट टू कंपनी की बात है। हाँ जी, वैसे दोनों ने मिलाकर 6.5% करना था, 1.75% तो एम्प्लॉय डालेगा, तो बाकी अब बता रहे 4.75% ऑफ किसका? 1,44,000। तो ये बताइए कितना आ गया? 6,840। ठीक। नाउ it is the firm's practice to pay 2 month wages as bonus। हाँ जी, 2 महीनों का है। और अगेन क्वेश्चन इज साइलेंट, तो क्या क्या? बेसिक सैलरी और डीए। 24,000। इसके बाद कोई और कॉस्ट टू कंपनी नहीं है जी। ये सब एड अप करके आपके पास आ जाएगा ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस। कितनी? पहले तो बताओ, यहां तक कोई दिक्कत? कुछ क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो बताओ, क्योंकि अब तो क्वेश्चन पैक ही करना है। इसको डिवाइड करोगे, इफेक्टिव लेबर आवर्स जो कि आपने कैलकुलेट किए हुए हैं, 2280 टू अराइव एट, कितना बता रहे हो? 83। इसको हम बोलेंगे इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। लो जी। हाँ जी। मैं वो जो स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की लिखी हुई है उसको अगर सही से पढ़े तो उसका मैंने ये नहीं लग रहा सैलरी 6.5% ऑफ वेजेस जो है उसमें से 1.75 नहीं नहीं नहीं, उतना ना जाओ कि रुपी वैल्यू का 1.75% नहीं है, वो परसेंट 6.5 में से 1.75 है। पढ़ने कैसे नहीं नहीं, इतने बहुत ज्यादा इंग्लिश हो गई। मतलब लेट्स कीप थिंग्स सिंप्लीफाइड कि अच्छा पहले 6.5% ऑफ वेजेस निकालो, फिर उसका भी आगे परसेंटेज का भी परसेंटेज निकालो। वो नहीं करना। हाँ जी, क्लियर है। सिमिलर पैटर्न पर एक क्वेश्चन करके बताओगे? क्वेश्चन नंबर 6। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 अपने लेवल पर स्टार्ट कीजिए, सॉल्व करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कीजिए। एक सेकंड, अभी शुरू तो नहीं किया ना? इसी क्वेश्चन नंबर 5 के बाद ना एक पेज की जगह छोड़ दो, मुझे कल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चाहिए होगा। एक पेज की जगह छोड़ दो क्वेश्चन नंबर 5 में। अब स्टार्ट करो क्वेश्चन नंबर 6। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, रीडिंग आपकी, एग्जीक्यूशन आपकी। क्वेश्चन नंबर 6।
ठीक है। हाँ जी, कुछ कुछ बच्चों ने आंसर बता दिया है, इट इज 75। हाँ जी, डन। स्क्रीन पर आपके सामने सोल्यूशन है, 75 आंसर आ रहा है। बाय द वे, इट इज सपोज टू बी अ होमवर्क क्वेश्चन। आपको ये पता होना चाहिए कि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में जो भी होमवर्क दिया जाता है, मेजॉरिटी क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको चैप्टर के बैक में मिलेगा। एक बारी आप खोल के देखो, बिल्कुल चैप्टर जहां पर खत्म हो रहा है, बुक में चैप्टर जहां पर खत्म हो रहा है, चेक करो, चैप्टर के बैक में दिखाई दे रहा है होमवर्क सोल्यूशन ऑन पेज नंबर 3.24। ठीक है जी। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में ही है, इसका यह मतलब नहीं है कि हाँ बुक में दे तो रखा है, सॉल्व तो है, हम नहीं करेंगे। बेटा जी, मैं अभी से वार्न कर रही हूँ, नहीं सॉल्व करोगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। सोल्यूशन इसलिए दिया गया है बिकॉज एवरी क्वेश्चन लुक्स डिफरेंट। तो अटक ना जाओ, फिर आपस में पूछोगे, इससे अच्छा प्रॉपर सोल्यूशन ही आपके सामने है। अगले दिन क्लास डिस्कशन का, समटाइम्स कुछ सिली मिस्टेक ही होती है या कैलकुलेशन मिस्टेक ही होती है, तो अगले दिन क्लास का टाइम बच जाए। बट गलत फहमी ना रखिएगा कि एफएम में भी ऐसा कुछ मिलेगा। एफएम में देर इज नो होमवर्क सोल्यूशन प्रिंटेड इन दी बुक। ठीक है, उसका कुछ नहीं है, वो तो प्रॉपर डिस्कस किया ही जाएगा। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 6 डन हो गया जी। नाउ मार्क क्वेश्चन नंबर 1 एज योर होमवर्क। सोल्यूशन आपके पास है ही इसका। मार्क क्वेश्चन नंबर 1 एज योर होमवर्क। बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है, पढ़ के देख लो बेशक। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ जी, सिंपल लग रहा है। द स्पेशली लास्ट लाइन है, एक्स वर्क्स फॉर 2400 आवर्स पर एनम, आउट ऑफ विच 400 आर नॉन प्रोडक्टिव एंड ट्रीटेड एज नॉर्मल आइडल टाइम। मतलब मुझे अगर इफेक्टिव लेबर आवर्स पता करना हो तो कितने होंगे? 2000। बिल्कुल ठीक है, कर लोगे ये होमवर्क में? ठीक है जी। चलिए, अब हम इसी चीज को आगे बिल्डअप करते हुए अगला कॉन्सेप्ट इसी चीज में सीख रहे हैं बेटा जी। ट्रीटमेंट ऑफ नॉर्मल आइडल टाइम एंड अब नॉर्मल आइडल टाइम। देखो ऐसा है, ये कॉन्सेप्ट इज मोर, बट बेटा जी फोकस, नॉर्मल कॉन्सेप्ट है जो कि सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, थ्रू आउट द सिलेबस चलने वाला है। तो अभी के लिए मैं आइडल टाइम वर्ड हटा रही हूं, मैं वर्ड यूज कर रही हूं लॉस। सो क्योंकि आइडल टाइम आफ्टर ऑल लॉस ओनली, लॉस ऑफ टाइम ही है। तो मैंने एक वर्ड बोल दिया नॉर्मल लॉस और एक वर्ड बोल दिया अब नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस की डेफिनेशन ही यही है, विच इज एक्सपेक्टेड
पहले से ही पता था खराब होने वाला है, नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस का क्या मतलब है? एनी लॉस विच इज अबव एंड बियॉन्ड नॉर्मल, मतलब जो एक्सपेक्टेड से भी ऊपर अगर लॉस हो गया तो वो क्या हो गया? अब नॉर्मल। नाउ मैं आपको बिल्कुल एक ट्रू स्टोरी बताने वाली हूँ जी। आजकल प्याज का क्या रेट है, किसी को मालूम होगा? मुझे नहीं मालूम है। कारण क्यों? क्योंकि मेरे घर में जो प्याज आता है ना, वो पहले से ही खरीद लिया जाता है सस्ते में। हम टोटल 3-4 परिवार हैं, तो मिलकर वो आराम से 100 किलो, 200 किलो, 300 किलो प्याज खरीद लेते हैं। ठीक है। और मुझे वो फिगर भी नहीं पता है कि कितने का आता है, कितने का क्विंटल आ रहा है वगैरह, मुझे वो फिगर भी नहीं पता है। बट पॉइंट इज, लेट्स वर्क विद सम अज्यूम्ड फिगर्स। मैं बिल्कुल, बट है ये ट्रू स्टोरी जो हुआ है मेरे साथ जी। हमने लेटस से परचेज किए 100 किलो प्याज, और ये मान के चल लो कि लेटर से मैंने 19 पर केजी के भाव में परचेज कर दिए। तो टोटल मेरे पिताजी कितना पे करके आए? 1900। ठीक है जी। अब 100 किलो प्याज है, एंड तक आते आते 100 का 100 बड़े बढ़िया तरीके से सब्जी सलाद में यूज होगा, ये तो होने नहीं वाला। मैं बताती हूँ, एंड में रह जाती है छोटी छोटी प्याजियां, किसी काम की नहीं होती, उठाओ गल सड़ जाती हैं, उनकी रूट्स निकलनी शुरू हो जाती है, चलो जी फेंको। पहले से ही पता है कि 5 किलो तो मेरा खराब होना ही होना चाहिए। ठीक है। तो जो मेरे पापा खुशी खुशी में आते हैं कि मैं तो 19 के भाव में लेकर आया, जी पहले से ही पता है 5 किलो तो बेकार है, तो काम का कितना है? तो कभी ये बात नहीं होती कि प्याज 19 के भाव में आया, हमेशा ये बोला जाता है कि जी 1900 का खर्चा किया 100 के लिए नहीं, 95 किलो के लिए। तो क्या बोला गया कि 1 किलो वैसे हमें पड़ रहा है 20 है, 20 में। ठीक है जी। तो हम ऐसे बोलते हैं कि अच्छा हमको 1 किलो प्याज 20 में। अब मार्केट में रेट होता चले, कई बार बारिश वगैरह पड़ जाती है, 30-40 होता रहे, अपने पास तो 20 रुपए की चीज पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं होती। नो, एक बार की बात है, हमने कहीं घर से बाहर जाना था। मेरी मदर ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि बाहर पड़ा है प्याज, तो एक काम करियो, किचन में थोड़ी सी वो बोरी खिसका दियो, तभी ताला लगाना। मैं वो चीज भूल गई, और उसमें पड़े हुए थे 30 किलो प्याज, सारे के सारे खराब। जब घर वापस आए 3-4 दिन बाद, तो देखा बारिश में खराब हो चुके हैं। 30 किलो पूरा का पूरा खत्म हो चुका है, इतनी तेज बारिश पड़ी थी। तो सबसे पहले मेरी माँ, हे माँ, माता जी, मैं कहा इसमें नानी को याद करने की क्या जरूरत है, नानी क्या कर सकती है इसमें? पर चलो, सब मेरे को नानी याद जो दिलाई गई है तब। ऐसे बोल के आस्था ने 30 किलो खराब कर दिए, पापा को फोन लगाया 30 किलो खराब हो गए, इधर उधर ताई जी को, आपके घर पे आ जाए, आस्था ने खराब कर दिया 30 किलो, 30 किलो, 30 किलो। ठीक है। मतलब हम कितने खा चुके थे बेसिकली? 65। अब जो ये 30 किलो है, ऐसा नहीं है कि माता जी ने शोर मचाया है, प्रॉपर गिनाया है, इतने रुपए का नुकसान। एक हमको पड़ता था 20 में, इसने करवा दिया 600 का नुकसान। 600 का नुकसान कर दिया। मैं कहते थे मेरे से ले लो यार, प्लीज चुप करो। बट उस साल के बाद अभी तक वो हादसा दोबारा नहीं हुआ है। मैं बड़ा ध्यान रखती हूँ कि ऐसा कोई नुकसान ना हो, नहीं तो हर चीज में हेमा माता जी उनका चलता ही रहता है। सो पॉइंट इज, आप ये देखो, जो 5 किलो खराब होने थे पहले से पता थे, उसको तो लेकर कोई शोर नहीं है, कोई हेमा माता जी है, नानी जी याद नहीं करवाई गई थी। ठीक है। बट जो खराब मैंने कर दी अपने हाथों 30 किलो, उसको लेके पूरा शोर मचाया गया। शोर मचाने के साथ साथ रुपी वैल्यू क्वांटिफाई किया है इसको। 600 रुपए का नुकसान, हाय 600 रुपए का नुकसान हो गया, हाय 600 रुपए का नुकसान। ठीक। और बेटा, जो ये असली कहानी है, जो ये जिंदगी का दस्तूर है, कहीं ना कहीं यही कॉस्ट अकाउंटिंग का भी रूल है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग का रूल क्या है कि भाई जो चीज पहले से ही पता है खराब होने वाली है, उसको तो हम गिनते ही नहीं, उसकी तो कभी कोई रुपी वैल्यू निकालते ही नहीं। उल्टा, आप ये देखो, इसकी जब खरीदारी की थी, ये 500 में कंटेंट है। 5 को भी तो खरीदा गया था 19 में, बट हमारे लिए शुरू से माइंडसेट क्या, 19 का तो कभी था ही नहीं। हमने ये 5 का बर्डन भी 95 पर डाल दिया। खरीद कर तो हम 5 भी लेकर आए थे, बट हमने 5 का बर्डन भी 95 पर डाल दिया। और इसको हम बोलते हैं, हमने एक रेट इन्फ्लेट कर लिया। मेरे लिए पेमेंट रेट तो 19 था, बट मेरे लिए कॉस्टिंग रेट क्या माना गया? 20। तो 19 to 20 इन्फ्लेट कर दिया। इन्फ्लेट कैसे किया गया? सिंपली डिनोमिनेटर को कम करके। तो हम बोलते हैं कि जी, cost of normal loss item is borne by remaining good items by inflating the cost.
कॉस्टली मतलब इसके कोई रुपी वैल्यू खुद तो मानी नहीं जाती, उल्टा जो इसके लिए खर्चा किया था उसका बर्डन भी बाकी गुड आइटम्स पर 95 केजी पर डाल दिया जाएगा। बात समझ में आई है जी? नाउ रही बात 30 केजी की, अब नॉर्मल लॉस की। नाउ इसको नहीं बोल सकते कि इसका भी कोई खर्चा ना मानो, प्रॉपर शोर मचाया जाता है जी, इसका रुपी वैल्यू निकाली जाती है। रुपी वैल्यू कैसे निकालोगे? जो आप ऊपर एक कॉस्टिंग रेट निकाल चुके हो बस उसको यहाँ पे चिपका दो, जो एक्चुअली कंज्यूम्ड है उस पे भी हम यही रेट यूज कर लेंगे। जो एक्चुअल गुड यूनिट्स है 65 के जो एक्चुअली कंज्यूम हुआ था, तो हम बोलेंगे असली में हमने उस पर्टिकुलर ईयर में कितने रुपी का प्याज कंज्यूम कर लिया, ये हमारे पास आ गया 1300। बट कितने का खराब कर दिया उसके लिए भी 20 मैटर करता है, और ये 600 की वैल्यू निकाली। नाउ कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करती है? देखो आज आपने सीखा वन ऑफ द मेन स्टेटमेंट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट शीट, बट कॉस्ट शीट हमेशा नॉर्मल कॉस्ट को रिकॉर्ड करती है। नाउ देयर इज अ सेपरेट प्लेस जहां पर अब नॉर्मल खर्चे जाते हैं। आप अभी इसका नाम सुन रहे हैं पहली बार, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाउ ये अकाउंट क्या है, ध्यान से बात को सुनना। वैसे ये अकाउंट हम वॉल्यूम 1 के लास्ट चैप्टर में बनाना सीखते हैं, ये अकाउंट फॉर्म में ही बनता है। इधर मैंने रख दी सेल्स और इधर हम रखेंगे बेटा जी कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या है? कॉस्ट शीट में बिल्कुल लास्ट है, लास्ट आइटम कॉस्ट ऑफ सेल्स, जिसमें सारा प्राइम कॉस्ट और सारा ओवरहेड्स आ चुका है। तो ये कॉस्ट शीट का टोटल कॉस्ट है जी। अगर कभी कोई भी अब नॉर्मल लॉस या गेन ना हुआ तो यही प्रॉफिट आ जाएगा, जो कॉस्ट शीट प्रॉफिट बता रही थी वही कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है। बट लेट से किसी पर्टिकुलर ईयर में कोई भी अब नॉर्मल लॉस हो गया तो उसको कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनाया जाता, उसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का हिस्सा नहीं बनाया जाता, अलग से सेपरेटली कॉस्टिंग P&L में आइटम अपेयर करेगी अब नॉर्मल लॉस, और फिर यहाँ पर डाल दिया जाएगा। अगर कोई अब नॉर्मल गेन हो गए तो क्रेडिट में डाल दिया जाएगा। सो एनी अब नॉर्मल आइटम इन कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। वो कॉस्ट शीट के रूट से कभी नहीं जाएगी, कॉस्ट शीट में हमेशा नॉर्मल आइटम्स आती हैं, एनीथिंग अब नॉर्मल डायरेक्टली ट्रांसफर टू कॉस्टिंग P&L। बात समझ में आ रही है जी? तो ये 600 रुपए को डाला जाएगा कॉस्टिंग P&L में। ठीक ना, जो मैंने आपको बताया नॉर्मल लॉस एंड अबनॉर्मल लॉस, दिस गोज फॉर एनी काइंड ऑफ लॉस, भले ही वो टाइम का लॉस हो, भले ही अगला चैप्टर पड़ेगा हमको मटेरियल उसमें लॉस हो, लॉसेस की बात चलती रहेगी। बट जो मेरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट है वो है आइडल टाइम का। आइए जी आइए, पेज नंबर 3.2 पर तो डिस्कशन शुरू है बेटा। 3.3 पर टॉप में एक ब्लैंक स्पेस होगी आपके पास, मिल रही है ब्लैंक स्पेस 3.3 पर? वहां पर मेरे साथ साथ एक एग्जाम्पल नोट कर लो। एग्जाम्पल, हाँ जी, आवर्स पेड फॉर 1000 एट द रेट 95 पर आवर, तो ये बन गई जी अमाउंट 95,000। फिर माइनस करवाएं यहां से नॉर्मल आइडल टाइम 50 आवर्स, तो हमारे पास आ गया जी एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स, जिसको आप इफेक्टिव लेबर आवर्स भी बोलते हैं, 950। पहले तो यहां तक पहुंचो और फिर राइट हैंड साइड में कैलकुलेट करोगे इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, हाँ जी बच्चे, इफेक्टिव आर्ली वेज रेट आपने अभी भी निकालना सीखा। उसमें न्यूमरेटर में क्या रखते हो? ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस, अभी फिलहाल 95,000 है जी। फिर नॉमिनेटर में क्या रखते हो? इफेक्टिव लेबर आवर्स। इफेक्टिव लेबर आवर्स का क्या मतलब है? टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। वो आपके पास कितना है? 950। तो ये रेट कितना आ गया आपके पास? 100। तो यहां तक तो आपके लिए कोई नई बात है ही नहीं। इफेक्टिव लेबर आवर्स का क्या मतलब है? कि जिसमें नॉर्मल आइडल टाइम आप माइनस करवा चुके हो, राइट?
अब आगे की बात सीखो। ये तो बेटा जी एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स है। एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में क्या हुआ, अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया, ये कब हो सकता है अभी एग्जांपल भी डिस्कस कर लेंगे शॉर्टली। लेटर से अब नॉर्मल आइडल टाइम हो गया बेटा जी 70 आवर्स का। तो एक्चुअल एक्चुअल वर्किंग आवर्स कितने हो गए? एक्चुअल वर्किंग आवर्स, हाँ जी 880। 880। नाउ अब ध्यान से पहले एक बार देख लीजिएगा, तभी अपनी उस हिसाब से स्पेस मैनेज करना। आप 70 आवर्स को वैल्यू करो, 70 आवर्स को वैल्यू करो 100 पर आवर से, ये वैल्यू कितनी आ रही है? 7000। दिस विल गो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो एक्चुअल वर्किंग आवर्स है 880, इसको भी वैल्यू करो 100 के हिसाब से, कितनी वैल्यू आ रही है? 88,000 एंड इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर कॉस्ट शीट। ये चीज है, पहले तो ये कंप्लीट करो। अब आप कंप्लीट कर सकते हो इसको। हाँ जी डन है जी। आपको ये इंश्योर करना है कि दैट वट एवर आर दी वेजेस पेड, मुझे बताना टोटल पेड कितनी है, टॉप लाइन में कितने लिखे हैं? 95,000। वो कहीं ना कहीं चाहे अलग अलग जगह चार्ज हो चुकी हैं, चार्ज मतलब पहुंच चुकी हैं। देखो 7,000 पहुंच जाएंगी कॉस्टिंग पीएनएल में और 88,000 पहुंच जाएगी कॉस्ट शीट में, तो टोटल चार्जिंग भी होगी 95,000 की, टोटल पेमेंट भी खर्चा हमने किया था। सो वन वर्ड इज कॉस्ट इनकर्ड, वन वर्ड इज कॉस्ट चार्ज्ड। इनकर्ड भी 95,000 है, चार्जिंग चाहे अलग अलग जगह है पर टोटल चार्जिंग तो अभी भी 95,000 ही है। नाउ यहां पर भी वही चीज है बेटा जी कि नॉर्मल आइडल टाइम जो 50 आवर्स है, कहने को इनकी पेमेंट भी तो 95 पर आवर के हिसाब से हुई थी, बट हमने इन 50 आवर्स का कोई भी कॉस्ट बर्डन तो माना ही नहीं, उल्टा इसका कॉस्ट बर्डन शिफ्ट कर दिया रिमेनिंग एक्सपेक्टेड गुड आवर्स 950 पर। 950 आवर्स ही सारा बर्डन अपने ऊपर ले गए हैं। हेंस हमने पेमेंट रेट जो कि 95 था उसको कॉस्टिंग रेट 100 में कन्वर्ट कर दिया, इसको हमने बोल दिया रेट हमने इन्फ्लेट कर दिया। अब इसके बाद 950 की जो भी बाइफर्केशन है, मान लो किसी साल 950 कुछ भी अब नॉर्मल आइडल टाइम हुआ ही नहीं जी, तो सारे के सारे 950 एक्चुअल वर्किंग आवर्स भी हैं, सारी वैल्यू कॉस्ट शीट में चली जाएगी 100 रुपए पर आवर के हिसाब से। अब नॉर्मल आइडल टाइम लेटर से किसी साल में 70 नहीं 120 घंटों का हो गया, तो अल्टीमेटली उसको भी वैल्यू कर दो 100 रुपए के हिसाब से। तो एक बार आपने 100 निकाल दिया, चाहे आगे एक्चुअल वर्किंग आवर्स हैं चाहे आगे अब नॉर्मल आइडल आवर्स हैं, वैल्यूएशन तो 100 के हिसाब से ही चलेगी। बस अब नॉर्मल आइडल टाइम की ट्रीटमेंट क्या है कि इसकी वैल्यू कॉस्ट शीट में नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि कॉस्ट शीट बनती है नॉर्मल बेसिस पर, इसकी वैल्यू डायरेक्टली ट्रांसफर होगी कॉस्टिंग पीएनएल में। बात समझ में आ रही है जी? अब यही हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में लिखा है ऊपर, कंट्रोल ओवर आइडल टाइम। जी आइडल टाइम की बेसिक डेफिनेशन, इट रेफर्स टू लेबर टाइम पेड फॉर बट नॉट यूटिलाइज्ड ऑन प्रोडक्शन। In other words, it represents the time for which wages are paid but no output is produced. मतलब उस टाइम में वर्कर को पेमेंट तो गई है बट वैसे वर्कर खाली बैठा रहा। ठीक, अब खाली बैठने के दो इंस्टेंसेस हैं जी, नॉर्मल रीजन या अब नॉर्मल रीजन। नॉर्मल मतलब अनअवॉइडेबल है जी, ये तो होना ही होना है, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड और रिड्यूस एट एनी कॉस्ट। एग्जाम्पल में टाइम टेकन टू मूव फ्रॉम फैक्ट्री गेट टू वर्क प्लेस, कई बार प्रीमाइसेस भी बड़े बड़े होते हैं जी। पंचिन तो कर दी, एंट्री तो मैंने गेट पे कर दी 9 बजे, मेरे को मेरे वर्क स्टेशन तक पहुंचते पहुंचते सेटअप करते करते 9:20 हो गया जी, तो 20 मिनट का नॉर्मल आइडल टाइम है। नॉर्मल फटीग वही सेटिंग अप टाइम, टी ब्रेक, लंच ब्रेक एक्सेट्रा। अब ट्रीटमेंट क्या है नॉर्मल आइडल टाइम के, ध्यान से पड़ेगा। इट इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक तो ठीक है। बाय बिल्डिंग एन अलाउंस फॉर नॉर्मल आइडल टाइम इनटू लेबर कॉस्ट रेट, मतलब इसकी कोई रुपी वैल्यू एलिमिनेट नहीं होगी, ये तो खर्चे का हिस्सा रहेगा ही रहेगा। क्या मैंने इसकी कोई रुपी वैल्यू एलिमिनेट की कि अच्छा 50 की पेमेंट की थी 95 के हिसाब से, 50 इंटू 95 चल साइड दो, मैंने तो कुछ साइड ही नहीं किया, मतलब अभी भी ये कॉस्ट का हिस्सा बना हुआ है।
दिस इज डन बाय इन्फ्लेटिंग द कॉस्ट रेट, मतलब सिंपली बर्डन हमने रिमेनिंग आवर्स पर डाल दिया। नाउ अब नॉर्मल आइडल टाइम की डेफिनेशन क्या होती है कि समथिंग विच अराइजेस ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन, sometimes those reason are in control of the company, sometimes they are not in control of company. For example, जी मटेरियल ही नहीं आया पीछे से, तो वर्कर काम कैसे करेगा, मटेरियल ही नहीं है, या कोई पावर फेलियर हो गया, या कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक हो गया जी, कोई साइक्लोन या फायर राइट्स, कुछ भी दंगे वगैरह हो गए, जिसकी वजह से वर्कर जो काम कर सकता था नहीं कर पाया ना। ये भी हमारे साथ हो चुके हैं हमारी आर्टिकलशिप के टाइम पर। एक्चुअली एक बारी दिल्ली एनसीआर में अर्थक्वेक आ गया, रिक्टर स्केल पर मैग्नीट्यूड ज्यादा नहीं था, बट हमारा क्योंकि ऑफिस 18वें फ्लोर पर था, तो जितना ऊपर जाते उतना ज्यादा फील होता है। शैंडलियर्स हिलते हुए दिखाई दे रहे थे, तो सभी भागे। ऐसे में क्या बोलते हैं जी, लिफ्ट नहीं यूज करनी चाहिए, सीढ़ियों से नीचे भागे 18 फ्लोर। सोचो 20 फ्लोर की बिल्डिंग है, ऊपर वाले भी हैं, फिर जुड़ते 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 नीचे तक सारे इकट्ठे हो गए, सीढ़ियों में ही रश मच गया। तब तक तो अर्थक्वेक हो गया था। चलो हमने कहा 10वें फ्लोर तक अब सोचने बैठे हैं ऊपर जाएं या नीचे जाएं, चलो नीचे ही चले जाते हैं। नीचे गए जी, उसके बाद ना कहते हैं ऊपर जाना है, कोई आफ्टर शॉक्स तो नहीं है, एवी 2-3 पॉइंट का भी नहीं था वो, आफ्टर शॉक्स तो नहीं है, जाए या ना जाए। अच्छा जब लिफ्ट चलनी शुरू होगी, अब सबका रश मच गया लिफ्ट लॉबी में, फिर हम सोचते हैं लिफ्ट की वेट करें या सीढ़ियों से वापस चढ़ना शुरू कर दें। इस चक्कर में 3 घंटे बर्बाद बिना बात के। अर्थक्वेक 1 मिनट का भी नहीं था, पर चलो अब वो 3 घंटे जो बर्बाद हो गए। नॉर्मल आप ये सोचो आइडली क्या टाइम शीट में बुक कर पाती मैं, मेरी टाइम शीट 8 घंटे की है, मेरे काम कितने घंटे के होते हैं, 5 घंटे, 3 घंटे तो मेरे बर्बाद ही हो गए। सो पॉइंट इज ऐसा अब नॉर्मल टाइम भी हो सकता है। नाउ जब ऐसा अब नॉर्मल टाइम हो गया तो इसकी ट्रीटमेंट आप समझ ही चुके हैं एग्जाम्पल में कि इसको हम नॉर्मल कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनाते। सो इट इज नॉट इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक कॉस्ट शीट की टर्मिनोलॉजी है जी, ये कभी भी कॉस्ट शीट का हिस्सा नहीं बनेगी। इट इज शोन एज अ सेपरेट आइटम इन कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। डन, ओके है। चलिए अब एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर ही आपको फ्री करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। In a factory working 6 days in a week and 8 hours each day, a worker is paid at the rate of 100 per day plus basic 120%, plus DA 120% of basic. He is allowed to take 30 minutes off during his hour shift for meals break and 10 minutes recess for rest. बेटा जी जो चीज पहले से ही allowed है मतलब वो नॉर्मल आइडल टाइम है। ड्यूरिंग द वीक हिज कार्ड शोड, कार्ड मतलब जो टाइम शीट जिसे हम बोलते हैं जॉब कार्ड, हिज कार्ड शोड दैट हिज टाइम वाज चार्जेबल टू 3 डिफरेंट जॉब्स एक्स वाई एंड जी, तीनों के आवर्स आपको बता दिए। फिर अगला सेंटेंस ध्यान से पढ़ना, टाइम नॉट बुक्ड वॉज वेस्टेड वाइल वेटिंग फॉर अ जॉब। इन्होंने हिंट दिया है कि कुछ टाइम ऐसा था जो बुक हो सकता था, मतलब टाइम शीट में जा सकता था, जा नहीं पाया क्योंकि काम करने को कोई जॉब ही नहीं थी। तो ये क्या बात होगी, अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब इस क्वेश्चन में, अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले ही हम कहीं ना कहीं अब नॉर्मल आइडल टाइम पता कर सकते हैं। सोचो कैसे, सोचो कैसे, 40 कितने आवर्स का, अच्छा ये बता दो कितने घंटे हमारे पास अब नॉर्मल आइडल टाइम रहे, 4। 4। अब 4 देखो कैसे, हमारे पास टोटल अवेलेबल आवर्स कितने हैं, टोटल अवेलेबल आवर्स 6 days in a week, 8 hours each day, 48। अच्छा रोज 30 + 10 40 मिनट अलाउड है। अगर रोज 40 मिनट अलाउड है, इसको तो पहले आवर्स में कन्वर्ट करो, डिवाइडेड बाय 60 इनटू 6 days, तो ये कितना हो गया 4 आवर्स। पूरे हफ्ते का नॉर्मल, लिखना नहीं है मैं लिखवा दूंगी, नॉर्मल आइडल टाइम कितना हो गया 4 आवर्स। तो एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने हो गए 44। बट क्या एक्चुअल वर्किंग आवर्स भी 44 है? एक्चुअल वर्किंग आवर्स तो टाइम शीट से पता चल रहे हैं कितने 40। तो पता चल गया ये 4 घंटों का गैप ही अब नॉर्मल आइडल टाइम है। ठीक है, ये प्रॉपर लिखवा देंगे अभी आपको। फिर इन कॉस्ट अकाउंटिंग हाउ वुड यू एलोकेट द वेजेस ऑफ वर्कर फॉर द वीक, मतलब जितनी भी आपकी वेजेस इनकर हो रही है, एलोकेट मतलब चार्ज। अच्छा जॉब एक्स की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी,
वाई की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी, जेड की कॉस्ट शीट में कितनी जाएगी, और जो कॉस्ट शीट में नहीं जा सकती अब नॉर्मल रीजन की वजह से है वो कॉस्टिंग पी&एल में जाएगी, कितनी जाएगी, तो वो एलोकेशन होती है, चार्जिंग होती है। आइए काम स्टार्ट करते हैं। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया, रिक्वायरमेंट क्या पूछ रहा है, कितनी कितनी वैल्यू कहाँ कहाँ जाएगी। स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, इस टॉपिक में सबसे पहला काम तकरीबन तकरीबन हर क्वेश्चन में होगा कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली वेज रेट, उसके बिना आप ट्रीटमेंट ही नहीं कर पाओगे। अब इफेक्टिव आर्ली वेज रेट कैसे कैलकुलेट होता है आप सीख चुके हो, ठीक है, वो निकाल लो के पहले। मैं पहले डिनोमिनेटर फिगर आउट कर रही हूँ, टोटल आवर्स इन द वीक, टोटल आवर्स इन द वीक 8 hours per day into 6 days 48 minus normal idle time, normal idle time 30 minutes plus 10 minutes divided by 60 minutes into 6 days। रोज 40 मिनट का नॉर्मल आइडल टाइम था, तो ये आ गया जी 4 hours। हेंस इफेक्टिव लेबर आवर्स, जिसको हम एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स भी बोलते हैं, 44। फिर आपका कॉन्सेप्ट आया इफेक्टिव आर्ली वेज रेट का, उसके लिए हेडिंग डाल दो कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव आर्ली वेज रेट। दो ही खर्चे आई थिंक सो। अच्छा बाय द वे, आपने इफेक्टिव लेबर आवर्स 44 किस ड्यूरेशन के लिए निकालेंगे, वीकली, तो खर्चा भी प्लॉट करोगे वीकली। हाँ जी, बेसिक सैलरी 100 पर डे है इंटू 6 days, कितना हो गया 600 प्लस डी ए डियरनेस अलाउंस कितना था 120% ऑफ बेसिक 720। कोई और खर्चा है ही नहीं, बोनस कमीशन एचआरए परक्विजिट्स एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया आपके पास, नाम क्या दोगे 1320 को, ग्रॉस नॉर्मल टाइम वेजेस 1320। हाँ जी, डिवाइडेड बाय इफेक्टिव लेबर आवर्स, वो आपने ऊपर कैलकुलेट किए थे 44। हेंस इफेक्टिव वेज रेट पर आवर, यानी कि कॉस्टिंग रेट जिसको हम बोलते हैं 30। ठीक है जी। तो अब ये 30 का क्या आगे रोल है कि काम हो गया तो उस कॉस्ट शीट में 30 पर आवर के हिसाब से बुकिंग कर दो, काम नहीं हुआ वेस्ट हो गया जी टाइम अब नॉर्मल रीजन की वजह से, क्योंकि देखो नॉर्मल रीजन तो ऊपर निकाल चुके हो, अब जो भी आइडल टाइम आइडेंटिफाई हुआ वो अब नॉर्मल ही है जी, और उसकी भी वैल्यूएशन होगी 30 के हिसाब से। तो चाहे गुड आवर्स हैं या आवर्स वेस्टेड है, वैल्यूएशन अब चलेगी 30 के हिसाब से। तो सिंपली आप एक स्टेटमेंट बनाएंगे, एलोकेशन ऑफ वेजेस, एलोकेशन ऑफ वेजेस, यहां पर लिखिए पर्टिकुलर्स, यहां पर लिखिए आवर्स, और यहां पर लिखिए वेजेस एलोकेटेड रुपी वैल्यू। एलोकेशन ऑफ वेजेस, पर्टिकुलर्स, आवर्स और रुपी वैल्यू। हाँ जी, जॉब एक्स, जॉब वाई और जॉब जेड। जॉब एक्स में आवर्स कितने हैं,
15, 12 एंड 13। तो इनके लिए तो बुकिंग कर दो 30 के हिसाब से। ये कितनी कितनी हो गई? 450, 360 एंड 390। चलो, अब सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन ने पहले से ही हिंट दे दिया था कि कुछ ना कुछ अब नॉर्मल आइडल टाइम है। मान लीजिए वो लाइन ना भी लिखी होती कि टाइम नॉट बुक्ड वाज वेस्टेड व्हाइल वेटिंग फॉर अ जॉब, हमें सामने से ना पता होता, स्टिल हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अभी आपने कुछ टोटल लगाने नहीं है, मैं लगा रही हूँ, मैं लगा रही हूँ। वैसे ये टोटल कितना बनता है 40 का, और ये टोटल पता है कितना बनता है 1200। तो आपको हमेशा ये वेरीफाई करना है जितनी भी मेरे पास नॉर्मल टाइम वेजेस हैं वो एलोकेटेड वेजेस भी है। सिंपली वेजेस इनकर्ड शुड बी इक्वल टू वेजेस एलोकेटेड। क्या अलग अलग जगह एलोकेट होकर 1320 पहुंच गया है? नहीं पहुंचा, मतलब और भी चीजें रहती हैं। या ऐसे सोच लो, एक्सपेक्टेड वर्किंग आवर्स कितने थे ऊपर जो निकाले हैं 44, एक्चुअली अभी तक कितने सामने आए हैं 40। तो हिंट मिल गया कि 4 तो रह ही गए। अगर कहीं बुक्ड नहीं है मतलब बुक ही नहीं हो पाए, कहीं पर काम ही नहीं हुआ, अब नॉर्मल आइडल टाइम है। तो यहां पर लिखो अब नॉर्मल आइडल टाइम। अब नॉर्मल आइडल टाइम ये बैलेंसिंग फिगर है आपके लिए। 4 into 30 कितना आ गया 120, और 120 के ब्रैकेट में लिखना कि ये कॉस्टिंग P&L में जा रहा है। हेंस टोटल 44 आवर्स की आपने बाइफर्केशन दिखा दी, टोटल 1320 की एलोकेशन दिखा दी। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, डन हो गया जी। अच्छा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क में है, बट इसका आपको कोई सॉल्यूशन एट द बैक ऑफ चैप्टर नहीं मिलने वाला। क्लास डिस्कशन का भी हिस्सा बन जाता है कई बार ये। और कोई भी इसमें दिक्कत आएगी हम डिस्कस जरूर करेंगे, कल इसके ऊपर टाइम जरूर लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसको जाने देंगे। पर एक बार एक बेसिक सेंस में अपनी तरफ से कैलकुलेशंस कर कर लेकर ट्राई दीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 तो देखो है ही होमवर्क में, वो तो छोटू सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बकायदा एग्जामिनेशन क्वेश्चन है, नवंबर 2018 10th का 5 मार्क्स का आया हुआ है। इसको ट्राई जरूर करके आइए। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही। आज जो आपने सीखा घर जाके पहले उसको रिकॉल भी करना। हाउ टू कैलकुलेट इफेक्टिव आवर्ली वेज रेट, फिर नॉर्मल आइडल टाइम क्या होता है, डेफिनेशन, ट्रीटमेंट। अब नॉर्मल आइडल टाइम डेफिनेशन एंड ट्रीटमेंट। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही।